बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। भाई मैंने तो ज़रा सा जल्दी आज पहुंच के अपनी पूरी टीम के साथ इधर उधर की बातें करके उनको हंसा हंसू के अपने दिन का तो अच्छा आगाज़ कर लिया। अलबत्ता आपने अपने दिन का आगाज़ कैसे किया? मूड ख़राब था, बुरे मूड में जागे, अच्छे मूड में जागे, क्या हुआ एग्जैक्टली किस तरीके से आपने अपने दिन का आगाज़ किया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। क्योंकि जैसे कि कुछ दिन पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया, जब हम अपने दिन का एक पॉजिटिव और अच्छा आगाज़ करते हैं तो फिर हमारा पूरा दिन भी अच्छा गुजरता है और हमारा माइंड सेट बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी जब पहली दफ़ा आँख खुलती है, राइट, पहली दफ़ा हमारी ज़िंदगी में आँख खुलती है दुनिया के अंदर, तो आँख खुलते ही हमें किसकी गोद में डाला जाता है? माँ की। माँ की अहमियत पे व्यूअर्स हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं इस प्रोग्राम पे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी दफ़ा माँ बाप और जिसको जैसे हम कहते हैं ना कि वालिदैन से रिलेटेड कुरान पाक में भी हुक्म दिया गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो हमें हुक्म दिया और जो हमें गाइडेंस दी, और फिर जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त की आवाम को और ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा सहाबाए कराम को गाइड किया कि किस तरीके से अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, उनकी खिदमत करनी है, और बात को शुरू ही और ख़त्म ही वहीं से कर दिया कि भाई उफ तक नहीं कहना। होता है ना कि बंदा बच्चों के साथ भी कोई चीज़ कर रहा होता है, कितनी दफ़ा होता है कि एक माँ बच्चों के कोई हांडी पका रही है, बच्चे कपड़े को खींच रहे हैं तो आपके तो उफ नहीं करो ना, तो उफ भी नहीं कहना। अम्मी ने अगर 15 दफ़ा सवाल पूछा है और सवाल पूछ के भूल गई हैं तो उफ नहीं कहना। अम्मी ने अगर 70 काम कह दिए दिन में तो वो 70 के 70 काम करने, उफ नहीं कहना। और यही बात बाप को भी अप्लाई करती है। लेकिन आज हम माँ की अहमियत पे बात करें इंशाल्लाह, माँ की अहमियत पे बात करें इंशाल्लाह, बाप की अहमियत को भी हम सेपरेट टाइम देंगे। होता क्या है व्यूअर्स कि हम जब माँ की बात करते हैं तो साथ में बाप की हल्की सी बात करके हम निकल जाते हैं, बट माँ और बाप दोनों बहुत ही अहम पर्सनैलिटीज़। आप जब माँ बन जाती है तो आपके पैरों के नीचे तो जन्नत आ जाती है। तो आप सोचें कि माँ बनना कितनी बड़ी बात है। फिर बाप को उस जन्नत का दरवाज़ा कहाँ है, यानी कि माँ और बाप दोनों का एहतराम करना, उनके साथ रिस्पेक्ट और रिगार्ड से चलना, उनको इज्जत देना, और हर स्टेज में ज़िंदगी के उनके लिए आसानी पैदा करना हमारा फ़र्ज़ है। देखिए व्यूअर्स, हम माँ की अहमियत की बात करते हैं जब हम खुद बड़े हो जाते हैं, एक सर्टेन एज पे पहुँच जाते हैं, थोड़ा शऊर आ जाता है। एंड सच बताऊँ तो मुझे तो एहसास माँ की मेहनत, एफर्ट और माँ की जो अनगिनत सैक्रिफाइसेस होती हैं उनका एहसास तब हुआ जब मैं खुद माँ बनी। हमज़ा पैदा हुए और मेरे ख़्याल से 10 या 11 दिन के थे। और आपको पता है कि जब लड़के पैदा होते हैं तो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं मेडिकल, तो मेरे बेटे का भी उसी तरह एक वो मेडिकल प्रोसीजर जो होता है जिस तरह बच्चों के पैदा होने पे वो कर देते हैं। हमज़ा को जॉन्डिस था तो इस वजह से, चलिए आई यूज़ द वर्ड, कि वो जो सर्कमसिजन वाला मामला होता है, उसके बाद आपको पता है कि बच्चे का ख्याल बड़ा ख़ास रखना पड़ता है और कुछ बच्चे बुरी तरह भी रिएक्ट करते हैं उससे। तो हमज़ा जो है वो बहुत रोया उसका जब हुई सर्कमसिजन, और कोई हफ्ता 10 दिन जो है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स, मुझे समझ ही ना है कि अब मैं उसको डाइपर लगाऊँ या ना लगाऊँ, ये करूँ वो करूँ। दूसरा दिन था इस चीज़ के बाद, और सॉरी मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बता रही हूँ, कोई और भी एग्जांपल दे सकती थी, लेकिन जो सच्ची बात है वो यही है कि 10 दिन का था हमज़ा। पहले दिनों में उन्होंने मना कर दिया कि भाई इसका जब जॉन्डिस बेहतर होगा, तो खैर बच्चा जब ज़रा बड़ा भी हो जाता है, चाहे 10 दिन का भी हो जाए, उसके सेंसेस, उसके नर्व्स और डेवलप हो जाते हैं। तो वो दूसरे दिन ना मेरी तो कसम से व्यूअर्स बस हुई भी थी, रोई जाए, कभी मैं उसको इस तरह सेटल करूं, उस तरह करूं। वो तब तक ठीक था जब तक वो डाइपर में नहीं था और वो इस तरह खुला लेटा होता था, ज़रा से उस पर कपड़ा भी लगता था तो वो बच्चा चीख के उठ जाता था। तो अब 48 आवर्स हो गए हैं और अब रात है और मैं बच्चे के साथ लगी हूँ। उस दिन व्यूअर्स मुझे एकदम से ये बात हिट की कि यार ये तो पहला स्टेज है जहाँ पे बच्चे को कोई तकलीफ़ या कोई इशू हुआ है और मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो मेरी माँ ने तो 3 बच्चे, मतलब आपा पैदा हुई, 2 साल बाद मैं पैदा हुई, 13 महीने बाद हमज़ा असद पैदा हुआ, यानी कि हम तीनों मतलब 4 साल के अंदर मामा की गोद में 3 बच्चे थे, 4 या 4.5-5 साल में। तो आप सोचें कि मतलब बेसिकली एट वन पॉइंट मेरी अम्मी के 3 बच्चे अंडर 5 थे। एक बच्चा संभालना कितना मुश्किल होता है व्यूअर्स आजकल की दुनिया में, तो 3 और फिर 1000 मसाइल। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार माँ को हमने शायद ज़रा हल्का ले लिया।
आई वॉज ओनली 25 एट दैट टाइम जब हमजा पैदा हो गए थे। और देखें, कुछ लोग 25 पे बड़े मच्योर होते हैं, मैं तो शदीद इमैच्योर थी। लेकिन उस दिन मुझे हिट किया कि यार प्रेगनेंसी वो निकल गया सब कुछ, वो आपको पता है। और वो मेरी शादी भी बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी थी। लेकिन उस दिन एहसास हुआ और मैंने मामा को फ़ोन किया और मैंने कहा मामा आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इतना तंग किया है। बड़े होके तो जब शऊर भी आ गया तो तब भी बड़ा आपको मैंने तंग किया है, लेकिन मतलब बच्चा पैदा करना शायद फिर भी काबिले आसान काम है, लेकिन बच्चे को संभालना कितना मुश्किल काम है। तो मामा हंस पड़ी। उन्होंने कहा मेरा बच्चा चलो एहसास तो हुआ, ये बात तो छोड़ो, अभी बेटे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और अगर अभी से हिम्मत हार जाओगी और अभी से परेशान हो जाओगी और रोगी धोगी कि मैं क्या करूं, बेटा याद रखना कि ये जो बच्चा है ना, ये हर चीज़ के लिए तुम पे डिपेंड कर रहा है, हर चीज़ के लिए। उसको अगर प्यास भी लगी तो वो पानी का ग्लास खुद नहीं ले सकता। तो इसलिए बच्चे की एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना और अपनी छठी हिस्स को स्ट्रॉन्ग रखना कि बच्चा अगर रो रहा है तो किस चीज़ की वजह से रो। और बड़ा मामा ने मुझे प्यार से उस दिन समझाया। उसके बाद अगेन कुछ वक्त गुजरा, हमजा को ज़ुकाम खांसी टाइप चीज़ हो गई। हमजा 3 माह के थे। इसी तरह फिर रातों को जागना, परेशानी वो, और इस तरह करके माशाल्लाह आप देखें आज हमजा 20 साल के हो गए हैं, हसन 9 साल के हैं, नूर बानो 5.5 साल की हो गई है माशाल्लाह। देखते ही देखते वक्त तो गुजर गया, लेकिन उस वक्त के गुजरने के एक एक लम्हे का एहसास हुआ जब बच्चा किसी तकलीफ़ में होता था, किसी परेशानी में होता था, किसी प्रॉब्लम में होता था। और फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को हैंडल करना, क्योंकि पता ही नहीं होता किसी चीज़ का। अपना जिस्म भी सेटल हो रहा होता है, बच्चा भी साथ में गोद में आ जाता है, आप जिस्मानी तौर पे हील भी कर रहे होते हैं, ज़हनी तौर पे कुछ लोगों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुई भी होती है। सो व्यूअर्स, उस स्टेज पर बच्चा आप पे डिपेंडेंट है। अब आ जाते हैं उस स्टेज पे जब माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब उनसे अपने मामलात खुद नहीं संभाले जाते, जब बाथरूम तक जाने के लिए बच्चे की हेल्प की ज़रूरत होती है। उस स्टेज पे हम क्यों चिढ़ते हैं? उस स्टेज पे हम क्यों इरिटेट होते हैं? उस स्टेज पे हम क्यों तंग होते हैं? व्यूअर्स, ज़िंदगी ना एक सर्कल की तरह है, जहाँ से शुरू होती है एंड में जाके वहीं पे ख़त्म होती है। आप पैदा हुए, सर्कल ख़त्म हुआ, आप दुनिया से चले गए, राइट? आपने इस ज़िंदगी में सर्कल के दौरान अच्छे काम किए, उन अच्छे कामों का शायद फ़ायदा आपको इस स्टेज में सर्कल के पहुंच के मिलना शुरू हो जाए। आपने लोगों को नुकसान पहुंचाया, इस स्टेज पे पहुंचाया, शायद आगे ही जाके किसी स्टेज पे आप भी नुकसान फेस करेंगे, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी रिगार्ड करते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ जो लोग, क्योंकि हर बंदा नहीं करता। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि माँ बाप कब इस दुनिया से जाएंगे तो उनको उनकी जायदादें मिलें, उनके हिस्से मिले, उनकी चीज़ें मिल रहे हैं, या कब उनकी जान इस अजाब से छूट जाए तो बस सफ़ार। व्यूअर्स, जो लोग अपने माँ बाप की खुद खिदमत नहीं करते ना, आगे जाके उनकी औलाद भी उनकी खिदमत नहीं करती। क्यों? क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। जैसे कि रख रखाव की अगर बात करें तो लोग अक्सर कहते हैं, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ हमारे प्रोड्यूसर उमर जावेद की। अब उमर की फैमिली से भी मेरा बड़ा एक प्यारा ताल्लुक़ है। ऑब्वियसली हमने काम तो, जब इनकी अम्मी से और अब्बू से मुलाकात हुई तो सबसे पहली बात मैंने उमर को कही, मैंने कहा मुझे अब समझ आती है कि आप इतने रख रखाव के क्यों पक्के हैं। छोटी सी बात है कि जब पहली दफ़ा घर आए तो कुछ घर के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए बड़ा प्यारा। उसके बाद मतलब मैं ज़रा सा इतना करूँ तो बाबा वापस भी इतना सा करे। तो मैंने कहा उमर क्या हो गया, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ, आपकी क्या हो गया? तो हर बात पे मुझे घूम के कहे कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपने घर से ये चीज़ें सीखी हुई हैं। और किससे सीखी? माँ से और बाप से। किस तरीके से लोगों से डील करना है। अब कभी कभी कितना मसला ख़राब हो जाता है, लेकिन मैंने उमर को कभी अपनी कूल लूज़ करते हुए उस तरह से नहीं देखा। ऑफ कोर्स इतने अरसे में कभी तो की होगी लूज़, बट जनरली मैंने उमर को अपनी कूल नहीं लूज़ करते हुए देखा। क्यों? बिकॉज़ घर में बड़े तहम्मुल से और बड़े सुकून से और तरीके से मसले रिजॉल्व किए जाते हैं। उसके बरक्स मुझे गुस्सा चढ़ता है तो मैं चीखती हूँ, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा दोनों चीखते थे। तो जो मैंने देखा मैंने वही सीखा। अब मैंने अपने आप को बहुत चेंज करने की व्यूअर्स कोशिश की है और अपने आप को मॉडिफाई करने की बहुत कोशिश की है। लेकिन बात यह है कि अपने पेरेंट्स को और स्पेशली अपनी मदर को वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना जो वो डिज़र्व करती हैं। ये दोनों पेरेंट्स की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि स्पेशली माँ के टॉपिक पे आज बात करी,
कल आपके बल्कि व्यूअर्स बाप के बारे में बात करेंगे और बाप की सैक्रिफाइसेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज स्पेसिफिकली माँ की बात करी और बार बार इसलिए बाप को मेंशन कर रही हूँ कि कहीं आप ये ना फील करें कि एज़ यूजुअल ख़वातीन की बात हो रही है और औरत। देखें, हमारा मुआशरा कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक मर्द और औरत और ट्रांसजेंडर्स भी शाना बशाना साथ खड़े नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जहाँ पे हम रिस्पेक्ट और रिगार्ड और इज्जत की बात करते हैं, पेरेंट्स आपके घर की फाउंडेशन है, आपकी एक रेडीमेड रहमत है जो घर में बैठी हुई। क्या कहा जाता है कि भाई अगर आपकी कोई दुआ नहीं कबूल हो रही और आप बहुत परेशान हैं और कुछ आपका मामला नहीं बन पा रहा किसी वजह से, सो आप अपनी माँ को या अपने बाप को जाके कहें कि वो आपके लिए दुआ करें। और किसी की अपनी ज़ात की कबूल हो ना हो दुआ, अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ औलाद के लिए जो की जाती है उसको ज़रूर कबूल करते हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप हयात हैं, क्योंकि उनके पास दुआएं करने वाले लोग हैं। और सच्ची बात है व्यूअर, सिंसियरली साफ दिल के साथ किसी भी मुफाद किसी भी चीज़ को चाहने के बगैर जो दुआ करने वाले लोग हैं वो माँ और बाप होते हैं, बेलौस प्यार करने वाले। सो व्यूअर्स, अगर माँ बाप बेलौस प्यार करते हैं तो औलाद को भी फिर बेलौस प्यार करना चाहिए। और व्यूअर्स, मैंने तो यही देखा कि जो मैंने ऐसे लोग देखे जो ज़िंदगी में बड़े ऊट पटांग और अजीब काम करते हैं लेकिन माँ बाप की बड़ी खिदमत करते हैं। उन लोगों पे अल्लाह का बड़ा ख़ास करम होता है। बंदा कहता है वैसे तो उनका मिजाज नहीं ठीक होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन माँ बाप की बड़ी खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला भी फिर उसके एवज़ उनको सवाब भी उनको मिलता है और उसके एवज़ फिर ब्लेसिंग्स भी आती हैं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, मुझे पता है कि अम्मियाँ कभी कभी बहुत लेक्चर्स भी देती हैं, डांटती भी हैं, कान भी खींचती हैं, कभी लगा भी देती हैं, लेकिन व्यूअर्स याद रखिएगा माँ माँ है। माँ चाहे 200 साल की भी हो जाए ना और बच्चा 180 का हो जाए तो वो 180 साल का बच्चा ही है अपनी माँ के लिए। और जब वो स्टेज आए कि माँ और बाप बच्चों की तरह बन जाएं, तो तब आपने उनकी औलाद भी बनना है और उनके माँ बाप भी बनना है और उसी तरह उफ किए बगैर उनका ख्याल रखना है और उनकी केयर करनी है जिस तरह उन्होंने की, बल्कि उससे ज़्यादा करें, क्योंकि कितना वक्त उनका अब दुनिया में रह गया है कोई गारंटी नहीं है। देखिए व्यूअर्स, लाइफ में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि एक नॉर्मल सिस्टम है कि माँ बाप पैदा होते हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे आते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, जब तक बच्चों के बच्चे हो रहे होते हैं तब तक माँ बाप के जाने का टाइम हो जाता है। और ये तो नॉर्मल बात है कि माँ बाप को ही औलाद दफनाती है, औलाद को कम ही माँ बाप दफनाते हैं, या दफनाना वाली बात बड़ी मायूब सी हो जाती है, राइट। सो अगर पेरेंट्स ने हमसे पहले जाना ही है तो जब उनको इस दुनिया से रुखसत करना है तो उससे पहले का टाइम तो सुकून वाला हो, प्यार वाला हो, इज़्ज़त वाला हो, रिस्पेक्ट वाला हो। आइए हम अपनी प्यारी सी शेफ़ आमना इलियास के पास ज़रा रुजू करते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या राय है आज के टॉपिक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो, आमना खुद भी माँ हो जी और बेटी भी हो, बिल्कुल। क्या ये इतना मेरे दिल के करीब ये टॉपिक कहना चाहिए, ये रिश्ता कहना चाहिए है कि मेरा मतलब बहुत अर्ली स्टेज से, बचपन से ही अपनी अम्मी के साथ बहुत ही एक प्यारा और बहुत ही अच्छा एक रिलेशन है, दोस्ती वाला भी है। एंड स्टिल आई रिस्पेक्ट हर सो मच। लाइक मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं बच्चों की माँ हूँ, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह ग्रोन अप्स हैं, मगर हम जो रिगार्ड अपने पेरेंट्स का आज भी करते हैं, शायद आज के बच्चे कहीं ना कहीं वो उसमें थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन इस टॉपिक पे, इस चीज़ पे हम जितनी बात करें वो बहुत कम है। I mean, और देखो, मुझे पता है किस चीज़ का अफसोस होता है कि माँ के टॉपिक पे अगर बात करनी है या तो मदर्स डे पे करते हैं या रमज़ान में माँ की अहमियत का टॉपिक एक एक नहीं तो दो दफ़ा बना देते हैं। भाई माँ की क्या इंपॉर्टेंस सिर्फ मजहबी दिनों पे होती है? माँ की इंपॉर्टेंस तो हर रोज़, हर लम्हे, हर सेकंड होती है, क्योंकि माँ की सैक्रिफाइस हर लम्हा, हर सेकंड होती है। माँ की दुआएं हर लम्हे हमारे साथ होती हैं। और ये देखें कि इतना ये खालिस मोहब्बत होगी कि अल्लाह ताला ने किसी मोहब्बत के साथ अपनी मिसाल नहीं दी। अल्लाह पाक ने कहा मैं 70 माओं से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यार इस दुनिया में यही है, बिल्कुल माँ का है। तो रब 70 माओं वाले प्यार के साथ कंपेयर करता है, यानी कि माँ सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली। और व्यूअर्स, अगर माँ बाप हयात हैं तो प्लीज़ उनको उनकी जो रिस्पेक्ट, मोहब्बत, प्यार, लाड वो डिज़र्व करते हैं ज़रूर दें। और यहाँ पे ये भी कहूँगी कि जिन लोगों ने बड़ी फॉर्मल रिलेशनशिप्स अपने पेरेंट्स के साथ रखी हुई हैं ना, व्यूअर्स, जप्फी तो जप्फी है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको आप घुट के जप्फी लगाएं तो उसको बुरा लगे। तो घुट के अब्बा को और अम्मा को जाके जप्फी लगाएं
और हर रोज़ का अपना ये सिस्टम बनाएं कि जब घर से निकलना है अम्मा अब्बा को जप्पी मारनी है और जैसे ही री एंटर होना है अस्सलाम वालेकुम कह के जाके गले से लग जाना है। मुझे पता है कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि हम अब्बा को कैसे वो ऑकवर्ड सा हो जाता है, एक बारी करके तो देखो। और जब ये वक्त गुजर जाता है ना तो वो फिर रिग्रेट इतना आपको फैसल रह का जाएगा। अपने अब्बू के साथ बिल्कुल ऐसा ही ताल्लुक था कि अस्सलाम वालेकुम डैडी क्या हाल है, हाथ मिलाना और बस। डैडी की जब एक सर्टन स्टेज पे एज और तबीयत, मैंने कहा फैसल गले क्यों नहीं लगते अब्बू मतलब डैडी को जाके, तो कहते हमारा कभी इस किस्म का रिलेशनशिप नहीं था डैडी की, मतलब मेरी बहनों के साथ तो, बट हम सब के साथ ना लड़कों के साथ ज़रा फॉर्मल ताल्लुक था, अस्सलाम वालेकुम डैडी ये वो। तो मैंने कहा एक दफ़ा गले जाके लगो तो, बड़ा ही ना कोई हफ्ता 2 हफ्ते मैंने फैसल को कन्विंस किया, एक दफ़ा जाके गले लगा तो डैडी 1 सेकंड के लिए ना वो हो गए। दूसरी दफ़ा जब इस तरह से जाके मिला, तीसरी दफ़ा मिला तो खुद फिर जब आता था तो वो ऐसे करके गले लगता था और डैडी भी वापस जब भी मारते थे। तो बात यह है कि भाई पेरेंट्स के साथ क्या फॉर्मेलिटी, और इस स्टेज पे तो सबसे ज़्यादा फिजिकल प्यार देना और उनके लिए थेरेपी का काम करती है। उनको इस टाइम सिर्फ हमारे हुस्न सलूक के सबसे ज़्यादा हकदार हमारे माँ बाप होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले व्यूअर्स, आज जहाँ माँ की बात हो रही है तो अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी खातून जिन्होंने एक तरह से पाकिस्तान की माँ होने का रोल अदा किया, ईदी साहब के बारे में तो हम सब बात करते हैं, एंड ऑफ कोर्स बिल्कीस ईदी साहिबा के बारे में भी। तो आज बिल्कीस ईदी साहिबा की डेथ एनिवर्सरी है। आज के दिन बिल्कीस जी इस दुनिया से रुखसत हुई। इंसान और मेरे ख्याल से इंसानियत और ख़िदमत का एक सितारा, एक ऐसी प्यारी पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ लग के डेडिकेट कर दी इस दुनिया ही कहूँगी, क्योंकि देखें अगर वो मतलब पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने बहुत किया, एंड देन ईडी फाउंडेशन ने पाकिस्तान से बाहर भी जो डिफरेंट ममालिक में इश्यूज़ और क्राइसिस होते थे वहाँ पे भी हेल्प और डोनेशंस और सारा कुछ किया। तो ये तो वो वाले प्यारे लोग हैं जो बेलौस प्यार करते हैं। और आप देखें कि बिल्कीस ईदी साहिबा की ने इतना अमेजिंग काम किया, ख़वातीन और बच्चों से रिलेटेड सोशल वेलफेयर के लिए बिल्कीस ईदी फाउंडेशन भी कायम की ताकि ख़वातीन और बच्चों को भी स्पेसिफ़िकली हेल्प मिल सके। बेशुमार बच्चों, बच्चियां और औरतों का आप सहारा बनी। आपको अपनी सर्विसेज की बेस के ऊपर बहुत से अवार्ड से नवाजा गया, बट हिलाले इम्तियाज़ से भी आपको नवाजा गया जो वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स है माशाल्लाह से। 15 अप्रैल 2022 को आप इस दुनिया से रुखसत हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज जब दुआ के लिए अपने हाथ उठाएंगे व्यूअर्स, तो बिल्कीस ईदी साहिबा को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग खातून और पाकिस्तान की वन ऑफ पाकिस्तान मदर्स। तो ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो किचन में देखते हैं कि आज शेफ़ आमना इलियास हमें क्या बनाना सिखाएंगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में। माँ की अहमियत की और माँ की सैक्रिफाइसेस की बात हो रही है, और अभी हम आगे जाके आफ्टर द किचन सेगमेंट माँ की मटर्नल हेल्थ पे बात करेंगे। क्योंकि एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आमना, कि जब हम माँ की बात करते हैं तो जब माँ बन रही होती है और माँ बनने के बाद का जो स्टेज होता है उसमें ख़ातून की सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि सेहत ठीक होगी, सिचुएशन ठीक होगी, हेल्दी होगी तो फिर वो बच्चे को संभाल पाएगी ना। अब अगर एक बंदे की अपनी हेल्थ ख़राब है तो माँ तो बन जाएगी, बच्चा तो जिस्म से हर चीज़ निकाल के पैदा भी हो जाएगा, लेकिन फिर जब इतनी डिफिशिएंसीज और प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको भी पता है कि वो प्रॉब्लम फिर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अच्छा, हम किचन में आज क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई टिक्की कबाब। ये एक मलाई टिक्की कबाब क्या होते हैं? ये हम जैसे हम नॉर्मली चिकन के कबाब बनाते हैं, ये आपने फिर कोई वायरल रेसिपी ले आई है? यस, और ये बड़ी आजकल तो वायरल से बचना चाहिए लेकिन ये बहुत ही वायरल जरा भारी पड़ता है। असल में वायरल का ये है कि बेसिकली एक फ्यूजन ही होता है। मोस्टली रेसिपीज़ वही होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं घर में अमूमन, लेकिन उसको थोड़ा सा बस उसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं हम, और वो एक नई जो है ना वो रेसिपी बन जाती है। आप ये रेडी करके ना मुझे ज़रा फ्राई करने के लिए हैंड ओवर कर दें, तब तक उसके बाद फिर हम इंग्रेडिएंट शेयर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये चिकन का कीमा है मेरे पास। इसमें मैंने जो प्याज है, ये देखिए, इसको मैंने ना अच्छे से स्क्वीज़ करके फिर डालना है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है फिर अगर अंदर एक्स्ट्रा उसमें स्लिप होने वाली थी अच्छी खासी। ये डाल देंगे हम इसमें सीजनिंग,
और साथ में इसमें और अब आप देख रहे हैं व्यूअर्स, साथ ginger साथ garlic। मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्लेट रेडी कर रही हूँ ताकि उस पर वो कबाब बनाती जाए, मैं उनको फ्राई करते रहने के लिए डाल दूंगी। इस साइड पे मैं प्लेट रेडी कर रही हूँ ताकि मैं उसके ऊपर किचन रोल रख दूँ ताकि हम जब फ्राइंग करें तो ये सारी चीज़ें ना आप मौके पे अगर साथ साथ मैनेज करते रहते हैं ना, ऑन टाइम सारा कुछ उस आपका वक्त फिर रेडी बंदा हो जाता है। मतलब बिल्कुल। कबाब सड़ रहे होते हैं और बंदा भाग रहा होता है पकड़ने के लिए। प्लेट कौन सी लेनी है और किस अच्छा ये देखिए मैं अंडा ना इसमें मैं सारा एक साथ नहीं डाली, ये आपने जरा देख लेना कितना आपको कंसिस्टेंसी कितना रिक्वायर्ड है। ये एक अंडा पूरा है मगर मैं पूरा इसमें एक क्योंकि साथ आप ऐड जब नहीं पूरा करूँगी। डाल देते हैं ना तो वो फिर अंडे की ना उससे कंसिस्टेंसी चेंज जी बिल्कुल, और फिर वो आपको उसको बाइंडिंग कोई एजेंट एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज अंडा इटसेल्फ जो है वो एक बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट का। जी ये ब्रेड भी मैंने इसमें जो ब्रेड क्रम्स है मैंने अभी इसलिए देख के हम ऐड करेंगे कि कितने हमें इसमें ऐड करने रिक्वायर्ड है। होता यह है कि चिकन से ज्यादा जब बाकी चीजें उसमें डल जाती है ना तो होता क्या है कि वो चिकन वाला टेक्सचर नहीं उसका रहेगा या मीट वाला, वो फिर बिल्कुल वो लगता है कि जैसे कि वो सिर्फ ब्रेड के या वो क्रम्स की कोटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। देखिएगा मलाई क्यों है ये? मलाई इसलिए है कि हमने इसके अंदर ये देखिएगा हमारे पास है मलाई, हमने इसमें जो क्रीम हमारी फ्रेश क्रीम होती है वो ले लें या आप घर की ले लें, लेकिन हमने जो क्रीम है वो ऐड की है इसके अंदर, और उसके साथ साथ हम इसके अंदर इसमें डाला हमने मायो, और उसके साथ हमने ऐड किया है इसमें दही। इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया और ये हमने अच्छी सी अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप ना, क्रीमी सी ये है, तो इसलिए ये इसमें मलाई का जो एक एलिमेंट वो इससे आएगा। जब हम ये टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे बिल्कुल बना के रेडी हो जाएंगी तो हमने पैन में, आप सिजलर पैन अगर आपके पास है तो वो बहुत बेहतर है, उसके ऊपर आपने ये जो मलाई का पूरा एक आपका क्रीमी टेक्सचर बना हुआ है ये हमने ऐड कर देना है। उससे क्या होगा कि ये एक बड़े वो दही का क्रीम का बड़ा एक अच्छा सा क्रीमी और रेशमी सा फ्लेवर आएगा और ये कबाब इसके साथ एक सॉस रेडी हो जाएगी हमारी। ये देखिए, और हम अब ये फ्राइंग का सामान जरा पूरा करें सारा। थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर थोड़ा जब गर्म होगा तो तब हम रखेंगे। अच्छा इसमें मैंने प्याज के साथ मैंने इसमें जो ग्रीन चिलीज हैं वो भी इसके अंदर ही मैंने चॉप कर ली थी। मैं इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ साथ। अब इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं, साथ साथ हम चिकन का कीमा हमने लिया है तकरीबन आधा किलो लिया है, अंडा एक अदद है, जितना रिक्वायर्ड हो आप उतना ऐड कर लें। ब्रेड क्रम्स हैं हाफ कप, नमक हस्बे जायका है, पेपरिका पाउडर, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच है, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच है, तेल डालेंगे 1 कप, मायोनीज और 1 कप हमें चाहिए, दही आधा कप लिया है हमने, क्रीम ले ली है 1 कप। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ चॉप्ड हमने प्याज लिए हैं और हरी मिर्च ली है, ये हमने दोनों इकट्ठे चॉप कर लिए थे। जो आपको मैंने बताया कि जब भी आप ये चॉप करें इसको आप थोड़ी देर स्ट्रेनर में रख दें या किसी अगर आपके पास वो मलमल का कपड़ा होता है तो उसमें आप इसको छान लें, क्योंकि प्याज का काफ़ी पानी ज़्यादा निकलता है। अगर हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे तो फिर आपको ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाइक फिर इसकी बाइंडिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी करनी, और ये भी आपको एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर या कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो इसको आपने टाइम बिल्कुल मीडियम टू लो, आपने मीडियम टू लो फ्लेम में इसको करना है एकदम। अगर आप हाई पे करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ऊपर से कुक हो जाएंगे और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। और एक साइड को होने दें जी, फिर तो उसको टर्न करें तो अच्छे से, ताकि अंदर से भी कुक हो जाए और बाहर से भी इनका कलर बहुत अच्छा है। अगर बहुत तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो ज़ाहिर है फिर बाहर से जब तक अंदर से कुक होगा बाहर से बहुत ज़्यादा उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए सिर्फ इनमें ये चीज़ें होती हैं और आप हाफ टर्न करके भी इनको रख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा ये एक ऑप्शन हो जाता है कि आप सिर्फ दोनों तरफ से इसको एक कोटिंग कलर देके उसको आप फिर बॉक्सेस में डाल के, एयरटाइट बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़र में रख दें। जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, कुछ भी आपको रिक्वायर्ड है, देन आप निकालें उसको डन करें। ये उसके बाद तो फिर आप इसको मज़ीद एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, इसी स्टेज पे भी इवन ये सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हेन यू वर एक्सपेक्टिंग योर बॉय, स्पेशली द फर्स्ट प्रेगनेंसी, आपने अपना कितना को ख्याल रखा था, सच बताना? क्या सेंस थी कि बिल्कुल भी नहीं थी। मटर्नल हेल्थ की से मुराद होता है व्यूअर, जब हम मटर्नल हेल्थ की बात करते हैं तो जो प्रेगनेंसी के दौरान आपके जिस्म की हेल्थ होती है। बिल्कुल, और फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता, जैसे आई वाज सो यंग और वो उस टाइम पे बिल्कुल आप ठीक है नो बिग डील। अच्छा मुझे इतना अक्सर अम्मी हंसती भी है इस बात पे, मुझे कहती थी मेरे पास आई जब मेरा बेटा फर्स्ट वाला, तो मैं उनको कहती थी मैं ना बहुत अब बस ये हो जाए ना तो मैं आराम से सोऊंगी, सुकून से नींद पूरी करूँगी। वो हंसती थी कि अच्छा तुम्हें तो पता ही नहीं है ना। मैं 20 साल से नहीं सोई, हमजा 20 साल का बिल्कुल बल्कि 21 साल, क्योंकि प्रेगनेंसी में कौन सी नींद आती है। जी यही ना, वो हमें लगता है कि ना नो बिग डील। और देन उसके बाद ये था कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ थी, उन्होंने देखा, टेक केयर की। और वही जो आप अभी बात करी थी ना, अच्छा 3 मंथ्स तक ना वो मेरे साथ थी। जब वो गई है ना, आप यकीन करें वो अब अच्छा इधर मेरा बेटा रो रहा है और साथ मैं रो रही हूँ कि अब इसे कैसे चुप करवाना है, इसको क्या करना है। वो क्या करती थी जो ये इतना तंग नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ें सपोर्ट थी ना बहुत ज़्यादा, उनकी और कैसी ब्लेसिंग होती है। प्रोग्राम पे भी ना यही हम बात कर रहे थे कि जिस तरह आज माँ पे बात की है तो कल हम ज़रूर फादर पे बात करेंगे। और उसके बाद फैमिली टाइज कितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखो हम लोग ये भूल जाते हैं कि फैमिली में सपोर्ट सिस्टम होने का मतलब क्या होता है।
देखिए इम्पोर्टेंट चीज़, अकेली आमना कितना को देख लेती, जी। अम्मी थी, फिर देखो मदर इन लॉज का एक हिस्सा, एक पार्ट होता है उसमें, बिल्कुल, पूरी नंदों का एक family। पार्ट होता है। आपकी अच्छी फैमिली, मतलब इफ़ यू आर लकी तो मैं खुशकिस्मत बिल्कुल, इंसान बिल्कुल। होता है कि उनको फिर इर्द गिर्द वाले भी अच्छे लोग और मिल जाते मैंने हैं। तो खुद जैसे मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मेरी फैमिली की सपोर्ट के बगैर मैं मतलब बच्चे हैं यानी कि मुझसे ज़्यादा उनका बाकी फैमिली के साथ एक बॉन्ड है और उनकी सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखें अकेला इंसान नहीं, हम कुछ लोगों की एक सोच होती है कि नहीं हम अकेले सब कुछ कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है लाइफ। सपोर्ट आपके साथ, आपके अपने हों, उनका साथ होना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और यूँ हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि आए हाय इतना मिलना, मुझे एक दफ़ा मेरे सामने ही मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि ये चुकन कौन करे इतने मिलने जुलने। मैंने कहा यार ये मिलने जुलने ही होते हैं जिनकी वजह से हम लोग मैनेज कर Survive पाते हैं, कर अपनी रहे हैं ज़िंदगी life को में, सर्वाइव exactly। कर सकते हैं। और एहसास आपको तभी होता है जब टफ टाइम आता ऐसा ही है, है, अल्लाह ना बिल्कुल। करे कोई फैमिली में डेथ हो जाए या कोई बीमारी आ जाए, या जैसे कि कितना होता है कि छोटे कोई जब आप- बच्चे कोई ups आपके and छोटे downs, होते हाँ हैं जी। तो आपको हेल्प की ज़रूरत होती है कि कोई बंदा बच्चों को पिक देख कर ले, ले, कर ड्रॉप ले। कर ले, देख Exactly। ले। आप इस तरह भी आई नहीं है, जी, जी, यू नो। जी। तो अब यू नो देखिए बिल्कुल, व्यूअर्स, मुझे पता है और कोई स्पेशली पीछे। अगर कोई सिंगल पेरेंट हो जी। उसके लिए बड़ा टफ होता है। बहुत- तो बहुत हर बंदे important के है। अपने अपने प्रॉब्लम्स होते Circumstances हैं। हैं, exactly। इवन अगर शादी मैरिड साथ चल रहे हैं तो एक औरत कितना पिक ड्रॉप करे, कितना करे। बिल्कुल, और फिर अब घर पे फॉर especially- एग्जाम्पल डिनर है, लोग आ रहे हैं 10 लोग रात को या 20 लोग घर पे खाने पे। अब वो औरत ने अगर घर की नॉर्मल अपने सिस्टम को भी चलाना है और साथ में वो भी करना है तो वो कैसे करेगी? वहाँ पे माँ, हम सब, मतलब रिलेटिव्स, फैमिली, ये वो, बहुत- तब बहुत इन लोगों help का हो रोल जाती है। आता है। तो Exactly। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमसायों के साथ भी अपना अच्छा ताल्लुक रखें, वो भी लाइक फैमिली होते हैं, और उसके साथ साथ जो आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसको भी याद रखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जब ये थोड़े से हमारे मजीद कुक हो जाते हैं, देन हमने ये जो पूरा मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है, क्रीम, मायोनीज और उसके साथ हमने इसमें योगर्ट ऐड किया है, उसका ये हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। और इसी इसको cook इसी स्टेज पे बिल्कुल ये थोड़ा सा कुक होगा एंड देन फिर हम इसको सिजलर जैसे पैन में, बेसिकली ये सिजलर पैन में ही सर्व होता है, लेकिन ये कि हम इसको अपना जो सर्विंग पैन है उसमें भी निकाल लेंगे, तो इससे ये होगा कि ये क्रीमी सा हमारे पास जो है ना वो एक सॉस सी रेडी हो जाएगी। ये इसका एक स्पेशल जो एक वायरल होने का एक रीज़न है वो ये है। बिल्कुल ठीक है। तो भाई हम लोग कुकिंग के स्टेज पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन वक्त कम, मुकाबला सख्त है। ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद हमने ख़वातीन की मटर्नल हेल्थ पे बात करनी है, एंड देन ऑफ कोर्स बेबी होने के बाद भी, पोस्टमार्टम भी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि माँ बनना 100% बहुत से लोगों की ख्वाहिश, माँ बनने के बाद चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना और उनका ख्याल रखना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो चीज़ें आप कैसे करेंगे अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी तो, राइट? बिल्कुल। सो ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ डॉक्टर साहिबा होंगी, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। देखिए हमने माँ की अहमियत पे कितनी बात की कि माँ के पैरों तले जन्नत, बाप उस जन्नत का दरवाज़ा, माँ की वैल्यू, माँ की अहमियत। तो व्यूअर्स, जब औरत माँ बनने के अमल से गुजर रही होती है, विच मीन्स कि जो एक प्रेगनेंसी का पीरियड होता है और फिर प्रेगनेंसी के बाद का जो पीरियड होता है, उसमें वो माँ सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होती है। आगे जाके तो चले बच्चे भी देख लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन उस बच्चे के दुनिया में आने से पहले और उसके दौरान का जो पीरियड होता है, उस वक्त उस बच्ची की या उस खातून या उस लड़की की सेहत का ख्याल रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे साथ एक बड़ी ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं जो ना सिर्फ वाशिंगटन डीसी में प्रैक्टिस करती हैं बल्कि पाकिस्तान में भी वेरियस जगहों पे अब इन्होंने अपना सेटअप लगाया और इंशाल्लाह यहाँ पे भी बड़े हार्डकोर पिछले 2 साल से लगी हुई हैं, क्योंकि बाहर तो आपको पता है व्यूअर्स हालात अच्छे ही होते हैं या बेहतर ही होते हैं, बट यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं जिनकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बच्चियों की सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। जो आज हमारे साथ डॉक्टर साहिबा हैं, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर बात करें तो ना सिर्फ मटर्नल हेल्थ बट स्पेशली मेनोपॉज और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT, जिससे रिलेटेड हमने इनसे पहले भी बात की हुई है अपने प्रोग्राम पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने इनसे बात की, बिकॉज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़।
तो renowned obstetrician and gynecologist डॉक्टर शाबाना मुफ्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्त, आप तो छा गई हैं मीडिया में। नहीं ऐसी क्या बात। कहाँ मैंने आपको दबोच के छुपा के रखा हुआ था, और माशाल्लाह आपको तो अब सब मतलब देख रहे हैं। मुझे खुशी भी इसलिए होती है क्योंकि डॉक्टर साहिबा, पुरानी वाली मायूब जो बातें होती थी कि भाई अगर औरत प्रेग्नेंट है तो उसने हिलना नहीं है, बस बिस्तरे में लेटे रहना, यही बातें अभी तक घूमती आ रही हैं। सही बात है। और जब तक ये मिथ्स बस्ट नहीं होंगे तब तक बच्चियों की सेहत कैसे बेहतर होगी। जी। सो प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले मैं आपका थैंक यू कर लूँ, क्योंकि देखिए जब मैं आपके शो पे आई तो मुझे एक बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल, कोई ऐसा होस्ट दरकार है जो मेरे से बात कर सके साइंस की, जो मेरा मैसेज अक्रॉस द पाकिस्तानी वुमन लेके जाए। एंड यू डिड दैट रोल ब्रिलियंटली Thank you so much, एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं आपके शो में आई थी। वो तो हमारा शुरू था, आगाज़ था। शुरू में जो मुझे रेजिस्टेंस आई, मुझे कुछ ऐसे होस्ट मिले जो मेरी बात को कभी ट्विस्ट कर दिया, कभी आधा बताया, कभी नहीं, साइंस को व्यूअरशिप में बना दिया कि अच्छा व्यूज़ आएंगे। सो मेरा भी एक अपना जर्नी था, लेकिन उसमें आप जैसे होस्ट का, एक पढ़ी लिखी खातून का जो मैसेज और साइंस को एज इज़ पहुँचा सकती है, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। एक्चुअली हमारी कोशिश होती है कि आप जैसे इंटेलेक्चुअल भले लोग, जैसे डॉक्टर आसिफ बशीर हमारे पास आए, वो भी आप कितना बहुत बाहर काम करके आए हैं, डॉक्टर मारूफ, उनकी मिसेस भी, अब ऐसे लोग, आप जैसे लोग जो बाहर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करके सीख के अब हमारे मुल्क को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब जैसे कि हम हर चीज़ को रीढ़ की हड्डी का मसला बना के ऑर्थोपीडिक के लिए चले जाते हैं, लेकिन बड़ी दफ़ा आपको स्पाइन एंड न्यूरो के बंदे के पास जाना होता है। व्यूअर को पता होगा तो सही बंदे पे पहुंचेंगे ना। वो पहुंचते तब है जब 8-9 माह मसाइल को हो जाते हैं और किसी ने बता दिया कि यार उधर भी चेक कराओ। हर बंदा जाता, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी मसला होता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास इमरजेंसी में चले जाते हैं, उधर से नुस्खा लेके चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम जब तक ये नहीं करेंगे, और म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन। आप देखिए HRT के बारे में किसी को नहीं पता था जब आपने यहाँ पे 1.5-2 साल पहले आके बात की थी। सही कह रही हूँ। और मुझे इतने लोगों ने मैसेज किया और मैंने आपके इंस्टाग्राम और इन चीज़ों के लिंक्स आगे किए, मैंने कहा उनको फॉलो करें। थैंक यू। वो इतनी इन्फॉर्मेशन देती हैं, आपने तो बेसिकली अपनी ज़िंदगी का गोल बना दिया लोगों को। अब देखिए प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद के मसाइल तो फिर भी अब लोग डिस्कस करें। मेनोपॉज को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, पेरी मेनोपॉज का तो नाम ही नहीं पाकिस्तान में लोगों ने सुना। आप जैसे पढ़े लिखों ने सुना है, हाँ आमना ने सुना है, मैंने सुना है, लेकिन जिनको पता होना चाहिए उनको अभी भी नहीं पता। सही कह रही है। उनको बस लगता है हमें कुछ हो गया है, और मियाँ कहते हैं हमारी बीवी पागल हो गई है। किसी को ये नहीं पता कि चल क्या रहा है। इट्स अ मेडिकल नॉलेज विच वी और हमें विच वी नीड टू स्प्रेड। लेकिन अगेन एक ताली एक हाथ से नहीं बजती। मुझे आप जैसे लोगों की जो कि सीखना, समझना और स्प्रेड करते हैं नॉलेज को और साइंस को समझते हैं, और वो फेरी टेल के पीछे और आधी पेचीदी बात और चीज़ों को ट्विस्ट करके व्यूअरशिप के लिए गलत नॉलेज नहीं पहुंचाते, ये बड़ा मैटर करता है। और मैं अकेले में कुछ नहीं कर रिक्वेस्ट सकती ज़रूर थी। करूँगी कि आज हम बात तो कर रहे हैं प्रेगनेंसी और इस अमल की, आगे जाके इन अ फ्यू वीक्स अगेन मैं चाहूँगी कि हम अपना HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वाली और मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज पे ज़रूर बात करें, क्योंकि मैम बाहर दुनिया में ये एक वायरल टॉपिक है। एब्सोल्युटली। और देखें व्यूअर्स, अच्छी वायरल चीज़ों को भी तो हम फॉलो कर सकते हैं ना, कि बाहर वालों को चलो शुक्र है होश आ गया कि इस चीज़ पे बात करनी है, ये कोई छुपने वाली चीज़ नहीं है, कोई मायूब बात नहीं है। व्यूअर्स अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो जाता है या कोई ऐसी जानलेवा बीमारी हो जाती है तो हम फ़ौरन उस पर बात करते हैं। डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है, ये भी हैं। तो उसी तरह एक ज़िंदगी के एक अमल से गुजर रहे हैं तो कम से कम पता तो चले कि उसके साथ कोप कैसे करना है, सोल्यूशन क्या है, कि क्या ज़रूरी है कि हम तकलीफ से ही गुजरें। क्योंकि वो एक नेचुरल कहना है कि बस एजिंग है, औरत की एजिंग भी तो बड़े मसला बनाया हुआ है ना। अच्छा, कि भाई तुम एंटी बुरी हो- एजिंग ये करनी है, अंदर की एंटी एजिंग नहीं करनी। सही कह रही। तो अल्लाह माफी दे, बंदा दफन हो तो दिख बड़ा अच्छा लाओ, अंदर से गल गया हो। Oh my God, you're brilliant. जान अंदर से ठीक करोगे तो बाहर ठीक होगा। स्किन भी अगर ठीक करनी है तो पहले अंदर से ठीक करोगे तो बाहर तो से। बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। वो कहते हैं ना आपका अंदर का आपके मुंह पे आ जाता है। एक्चुअली हम लोग हमेशा इसको कहते हैं हमारी पर्सनैलिटीज़ और अंदर का वो जो मेंटल और इमोशनल गंद होता है। एक्चुअली आपका फिजिकली अंदर अगर मसले मसाइल चल रहे होते हैं वो सब आपके व्यूअर्स चेहरे पे आ जाते हैं। आपका चेहरा एक आईना है और व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। एब्सोल्युटली। सो मैम लेट्स स्टार्ट एट द प्रेगनेंसी। आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगी इस बात? जहाँ से आप चाहेंगी। देखिए प्रेगनेंसी तो माशाल्लाह आजकल सबसे बड़ा मसला तो यही है कि बच्चियाँ शादी नहीं करना चाहती। माँ बाप ने कहा हुआ है कि वो शादी लेट करो, करियर बनाओ,
चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी हाँ, कि वैसे अगर इस टॉपिक को भी करना चाहिए। जी। देखिए नो डाउट बच्ची का राइट है वो अपना फ्यूचर बनाए, अपना करियर बनाए, अपना सब कुछ करे। आप भी करियर वुमन है, मैं भी हूँ, आमना इलियास भी। Absolutely. हम सब करियर पीपल हैं। कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ अ करियर लिबरेटेड वीमेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आने वाली जनरेशन को रास्ता दिखा सकें कि उन्होंने बैलेंस कैसे रखना मैं आपकी बात करने से पहले आपकी बात की वो कर दूं, उसको सनद लगा दूं। है। एब्सोल्युटली 25 साल की थी जब हमजा पैदा हुआ, हसन उसके 10 साल बाद पैदा हुआ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमजा वाली प्रेगनेंसी, इवन दो वो एक अब्यूसिव सिचुएशन थी, मैंने मारे भी, सब कुछ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रेगनेंसी बड़े सुकून से गुजरी। लेकिन जब बाद में लेटर ऑन मिड 30s में जब मेरी पहली प्रेगनेंसी हुई, मेरी मिसकैरेज हुई, डॉक्टर ने कहा आपका यूट्रस वीक हो चुका है, और वो था मुझे मेडिकल प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद हसन वाली प्रेगनेंसी, बेड रेस्ट पे जाना पड़ा। नूर की नूर वाली प्रेगनेंसी उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो व्यूअर्स जो भी वो कहने वाली, इतना मैं आपको ज़रूर कह दूं कि जवानी में जब बंदा या यंगर ईयर्स में बच्चा पैदा करता है तो बॉडी ज़्यादा सपोर्ट देती है। आगे मैम, ओवर टू यू। जो बच्ची के अंडे होते हैं ना, जिसे हम फॉलिकल्स कहते हैं, ओवरीज के अंदर अंडे होते हैं, वो भी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। उनकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी होती है बड़ी अच्छी होती है। वो प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जब हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, बगैर IVF के, बगैर कोई बाहर से सपोर्ट लिए कि कोई आपने हार्मोन्स लिए, तो देखें आपकी अपनी बॉडी अंदर का एनवायरनमेंट बता रहा है कि आई एम अ वेरी हेल्दी पर्सन। और कब होता है? वो 20s में ही होता है। ये नहीं है कि 30 के बाद ख़त्म हो जाएगा या आप प्रेगनेंट नहीं होंगे। ऐसी औरतें भी है जिन्होंने ट्रीटमेंट लेके 50 साल की उम्र पे भी बच्चा पैदा किया। लेकिन और हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कोई मायूब बात है, लेट भी शादी होती है, सब कुछ। लेकिन अगर हो जाए शादी और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि बच्चे पैदा करने हैं, जल्दी अगर कर लें तो जिस्मानी तौर पे आप दोनों के लिए ही बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेल में भी तो कम होंगे, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे बच्चे के अंदर भी। स्पेशल नीड बेबीज़, ऑटिस्टिक का तो अभी खैर आज तक पता नहीं चला, उस पर काम हो रहा है। लेकिन डाउन सिंड्रोम का तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो स्पेशल नीड होते हैं 35 साल के बाद उसका खतरा बढ़ जाता है। भाई मैं 35 साल से ज़्यादा मेरी उम्र थी जब नूर की प्रेगनेंसी थी, तो मेरी जान उन्होंने मेरा वो जो करते हैं अनोमली टेस्ट, और बल्कि हसन की बारी भी मेरा एक्स्ट्रा टेस्टिंग हुई थी ना, तो एक्स्ट्रा टेस्टिंग अब आ गई है। अब अगर आप ये नहीं है कि जवान या छोटी बच्चियों को कोई स्पेशल नीड बेबी नहीं होगा, इसलिए लोग वर्ड पकड़ लेते हैं ना, उनको भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रेगनेंसीज करनी है। लेकिन ख़तरा, इंसिडेंस जिसे कहते हैं, वो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ जाता है। सिर्फ स्पेशल नीड बेबीज़ का नहीं, माँ की अपनी प्रेगनेंसी का, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हिम्मत, एनर्जी, और उसके बाद जो होता है आपका, अगर तब तक आप काम भी कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो जो प्रेगनेंसी होती है वो एक पूरा पैकेज होता है। तो उसमें अगर आप फिज़िकल हेल्थ भी अपनी बढ़ती उम्र के साथ ऐड कर रहे हैं और बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर के स्ट्रेस है, सास का, मियाँ अच्छा नहीं है, जो भी वो चीज़ें भी ऊपर से लागू हो जाएंगी, तो इमेजिन कि एक औरत किस चीज़ में से गुजरेगी। जान हमजा पैदा होने के, वो भी सिजेरियन था, बाकी भी सिजेरियन थे, कहते ना जिसको बड़ा ऑपरेशन नहीं हिलजुल। हमजा के बाद लिटरली 1 हफ्ते बाद मैं भाग दौड़ रही थी, मुझे डॉक्टर का आगे से कह रही थी कि खुदा का वास्ता है थोड़ा सा इजी हो जाए, मेरा ये हाल था। आफ्टर दी अदर टू, स्पेशली नूर के बाद मेरे से तो बेड से नहीं उठा जाता था, मैं उठने के लिए जोर लगाना पड़ता था कि यार, और मैं कहती थी यार मैं एकदम से बुढ़ी हो गई हूँ मुझे लग रहा है। बट अगेन बॉडी में इतना वेयर एंड टेयर होता है, वो अपने भी मसले हल कर रही होती है। एजिंग और अंडों की एजिंग भी तो होती है ना, उसको कैसे रोक सकते हैं? इससे भी ज़्यादा मैं आपको बताऊं जुगन, व्हाट इज़ हैपनिंग, कि पहले ज़माने में आपका जो पीरियड होते थे वो ज़रा 13-14 साल के में होते थे। अब प्यूबर्टी पहले हो गई है, अब प्यूबर्टी पहले हो रही है 9 साल जी, 8 साल पे बच्चियां। तो इसी तरह अगर प्यूबर्टी पहले हो रही है तो मेनोपॉज भी पहले हो रहा है। तो मैं हमेशा 30s में अब शुरू हो जाता है 35 अब मैं ये हमेशा अपनी कोई भी ऐसी हिस्ट्री आए मेरे पास तो मैं कहती हूँ कि खुदा रहा आपके बच्चे हो गए, आपको 35 साल में मेनोपॉज हो गया, माहवारी ख़त्म हो गई, इसका मतलब इट रन्स इन योर फैमिली। ये बातें आप अपनी बच्चियों को बता दें, क्योंकि अगर वो करियर के चक्कर में लेट करती रहेंगी तो फिर उनको ज़रा रोड मैप मिल जाएगा कि मैंने कब शादी करनी है, कितनी देर मैंने डिले करना है, तो बाय चॉइस डिले करेंगी ना। लेकिन ये नहीं कि नॉलेज ही नहीं है और आपको पता ही नहीं है। और यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि शादी हुई तो फ़ौरन ही, हम अलके डॉक्टर साहब हम दोनों भी इस चीज़ के हक में हैं कि 1-1.5 साल आपस में एक दूसरे को जानो, अपने रिश्ते को मजबूत करो और फिर इस डिसीजन की तरफ आ जाओ। मेडिकल नॉलेज को, साइंस की नॉलेज को साइड में रखते हुए सोशल नॉलेज को हम मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी पका देते हैं अपने हालात के साथ। हर बंदे के हालात एक जैसे नहीं। आपको पता है जेनजी पे चीखना शुरू हो जाते हैं ना हम जजों के ऊपर के, जस्ट बिकॉज आप लोगों ने, भाई मैंने लेटर एज पे भी बच्चे पैदा किए हैं और मैंने अर्ली एज में, मेरा कुछ मामला ही ऐसा हुआ था, जिंदगी का डिवोर्स हो गई फिर सारा कुछ। और मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स,
जो लोग छोटी उम्र पे बच्चे पैदा कर लेते हैं ना, कसमें वो सौखे रहते हैं। अब इस स्टेज पे अगर मेरे तीनों बड़े हो चुके होते तो इस वक्त मैं एंजॉय कर रही होती। अब मेरा दिल भी चाहता है, मेरी बाकी दोस्तों हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो फनकारियाँ हॉलीडेज पे साथ जा रही है, ये वो, मैं अभी भी छोटे बच्चे साथ रही हूँ। ये भी, और उसके अलावा जो है ना कि कभी कभी बाद में करना चाहो तो हो नहीं तो पछतावा। ये भी ये फर्टिलिटी के कितने व्यूअर्स इश्यूज चल रहे हैं। 28, 29 साल की बच्चियां जो है IVF कर रही हैं। ऑफिस में मेरे पेशेंट आई, उसने मुझे आके कहा जी मेरे पीरियड नहीं आ रहे, माहवारी नहीं आ रही, मैं बच्चा पैदा कर रहा हूँ, और 35 साल की, माशाल्लाह उसके 2 बच्चे पहले थे। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, हमने टेस्टिंग की तो शी वाज इन मेनोपॉज। मैंने कहा अब तो आपका हो ही नहीं सकता। अब अगर कोई ये कहे जी हम रीजनरेटिव मेडिसिन से आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना। सारे डॉक्टर पैसे ले लेंगे लेकिन आपका 0 ऑलमोस्ट चांस है, क्योंकि अंडे ख़त्म हो गए। तो इसकी वजह से अपनी बच्चियों को बताएं कि आपको ये हुआ है, और ये माएँ बात नहीं करती कि कब आपका ये पीरियड्स आए थे, कब आपका मसला चला था, कब नहीं, ये एजुकेशन में आता है। तो ये माएँ डिस्कस नहीं करती, उसकी वजह से बच्चियाँ पढ़ाई ज़रूर करें। मैं डॉक्टर हूँ, आप पढ़ी लिखी खातून है, यू आर सिटिंग हियर, तो हम सबको ये चाहिए कि पछतावे की ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मैं आपको बात बताऊँ, जब मेरी बेटी नहीं हुई थी मैं हमेशा कहती थी कि इसको तो मैंने 35 साल से पहले इसकी शादी नहीं करनी, जब मेरी बेटी होगी तो कसमें व्यूअर्स मेरा ओपिनियन बहुत चेंज हो गया। जी, एब्सोल्युटली। जब भी बच्ची शादी के लिए रेडी हो तब मैंने उसको कहना कि बेटे अच्छा अगर बच्चे पैदा करने हैं, अगर बच्चे पैदा करने हैं, देखें अगर किसी ने करना ही नहीं है, बायोलॉजिकल क्लॉक को मद्देनजर रखें, हाँ, और करियर क्लॉक साथ साथ चला लें। ऐसे भी कपल्स हैं जो करना ही नहीं चाहते, बट ये याद रखें जवानी में जो बड़ी हम चीज़ें कहते हैं ना, हमने ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, आगे जाकर फिर बंदा बड़ा फील करता है कि कर लेते हैं। अब जवानी के जो बच्चे पैदा करेंगे, लेट्स से किसी भी एज में कर रहे हैं, तो आपने हमेशा प्रेगनेंसी से पहले अपने आप को मेंटली भी रेडी करना है। आप उसके लिए रेडी होना चाहिए कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ खुराक, अपनी वर्जिश, अपनी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उसके से थायराइड के इशू पहले कंट्रोल्ड होने चाहिए। ठीक है, ये जिस तरह से आपने कहा कि हमें किस लिए प्रेगनेंसी के लिए रेडी होना चाहिए, जितनी सेहत आपकी अच्छी होगी पहले, अगर बहुत ज़्यादा वज़न है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि ज़्यादा वज़न होगा तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में बढ़ चढ़ कर आ जाएगी। सही। यहाँ पे डॉक्टर साहब ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आज वैसे वर्ल्ड आर्ट डे है, हमने उस पर भी बात करनी है, लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले तो ये फाउंडेशन ले करनी ज़रूरी थी कि बच्चा किस स्टेज पे पैदा करना चाहिए। हम प्लीज़ किसी को भी सोशल और इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अभी हम मेडिकल और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि जिस्मानी तौर पे यंगर ईयर्स में बच्चा पैदा करना बेहतर चीज़ है, सिर्फ लड़की के लिए नहीं लड़के के लिए भी, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी और ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। एब्सोल्युटली। जस्ट बिकॉज हमने कहानियाँ सुनी कि एक 80 साल के आदमी का भी बच्चा हो गया, ये रेयर अनोमलीज होती हैं व्यूअर्स। वो तो फिर हमने 60-70 साल की औरतों का भी बच्चे पैदा होते हुए देखे हैं विदाउट एनी हेल्प। तो ये वंस इन अ ब्लू मून, जैसे कुछ लोग सिर्फ एक गुर्दे के साथ पैदा होते हैं और पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजार लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रूल है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, एंड इमीडिएटली आफ्टर बेबी 40 दिन तो चले बड़े तरद्दुद किए जाते हैं, उसके बाद भूल ही जाते हैं लड़की को, उसका भी पहला ही बच्चा हो रहा है, जिस तरह बच्चा भी अभी अभी दुनिया में आया है। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब गाइड करेंगी हमें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर शाबाना मुफ्ती, अगर मैं कहूँ कि हमारी सेलिब्रिटी गायनेकोलॉजिस्ट एंड रिनाउन ऑब्स्टेट्रिशियन, तो ये बात गलत नहीं होगी, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली रिनाउन। बाहर के भी बहुत से शोज़ पे हम इनको देख चुके हैं। फिर जब ये पाकिस्तान आई तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल वेरी लकी टू इंटरव्यू हर, और अब माशाल्लाह आप इनको डिफरेंट चैनल्स पे देखते हैं। तो मैंने कहा कि जी डॉक्टर साहब को हम वापस तो अपने पास बुलाएं ना, कि एक आपकी बहन है जो आपसे बड़ा प्यार करती है, तो वाशिंगटन DC में भी प्रैक्टिस करती हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान में भी अब इन्होंने लाहौर में भी, इस्लामाबाद वगैरह में अपने सेटअप्स लगा लिए। डॉक्टर साहबा मुझे ये बताइए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या एहतियात करनी हो चाहिए, एंड देन आफ्टर प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर आवर व्यूअर्स। जी, प्रेगनेंसी से पहले अपना वज़न ज़रूर आपका मैनेज कर लें, बैलेंस्ड होना चाहिए, न्यूट्रिशन वगैरह, क्योंकि जो प्रेगनेंसी की पहली चीज़ें होंगी वही प्रेगनेंसी में लेकर आप एंटर हो रहे हैं। अगर पहले से वेट मॉनिटर होगा तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और प्री-एक्लेम्पसिया, जो ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर जाता है, ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, उसके ख़तरे कम हो जाएंगे। उसके बाद डिलीवरी आपकी आसान हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपने ये ज़रूर देख लेना है कि कुछ ऐसी टेस्टिंग जिस तरह थैलेसीमिया, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कज़न मैरिज बहुत होती है पाकिस्तान के अंदर, तो अगर आपके अंदर कोई जीन प्रेजेंट है और जान ना भी हो
तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई थैलेसीमिया माइनर है तो वो मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि वो माइनर है होने क्या पर। अच्छा, अगला भी जिससे शादी हो रही है वो भी थैलेसीमिया माइनर है, कजन्स ना भी हो, अब दोनों की शादी कर दी, बच्चा थैलेसीमिया मेजर। व्हाट अ सैड थिंग। जो चीज़ आप प्रिवेंट कर सकते थे, जो चीज़ बचा सकते थे, कम से कम वो तो कर लें, बाकी तो सब अल्लाह मियाँ के हाथ में है, कैसे आपकी सेहत है क्या नहीं। लेकिन ये वो चीज़ें अगर आपको नॉलेज हो तो आप पहले से थोड़ा इसको रोक सकते हैं ना। अच्छा, अब आप प्रेग्नेंट हो गए तो प्रेग्नेंट में आपने जब भी हमेशा पहले दिन से ही डॉक्टर के पास चले जाएं। थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो जो मिसकैरेज का खतरा होता है पहले 12 हफ्ते में ही होता है। अगर आप हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, फिर भी हो सकता है। और अगर डॉक्टर से चेक करा लें तो व्यूअर्स बेहतरी होती है। मैं बंदे को जानती हूँ कराची में, उनकी नई नई शादी हुई थी तो मेरे पास आके कहता है आप जी आप फुफ्फू बनने वाली हैं तो मेरी ज़रा बीवी को आप देख लेंगी। मैं कहा बेटा मैं डॉक्टर नहीं, आप डॉक्टरों के साथ प्रोग्राम तो करती हैं। अच्छा, मैं गई, उस बच्ची से मैंने बात की। अब मसला ये था कि उसने वो होम टेस्ट तो कर लिया लेकिन उसको स्पॉटिंग भी हो रही थी। मैंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा बेटे अगर पॉजिटिव कहते वो अम्मी जी ने कहा था कि टेस्ट करा ले, अगर 2 लाइनें आ गई तो हो गया। तो मैंने कहा बेटा हो तो क्या डॉक्टर, नहीं वो तो आगे जाके लेके जाते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, पहले दिन लेके जाते हैं। आपका वो घर वाला टेस्ट पॉजिटिव आया, फौरन राइट के रॉन्ग डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही इसलिए कह रही हैं क्योंकि शुरू में हो सकता है कुछ लोगों को थायराइड का इशू हो, और थायराइड जो होता है वो बच्चा डिपेंड कर रहा होता है माँ के थायराइड पे, जो थायरॉक्सिन बन रहा होता है। अगर माँ के अंदर हाइपोथायराइडिज्म है, उसकी कमी है, तो बच्चे को कहाँ से देगी। तो बच्चे की नशोनुमा और ब्रेन की हेल्थ जो है वो भी इफेक्ट जो होती है ना, इम्पैक्ट हो सकती है। तो इसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता ही नहीं है। आप अनीमिक हैं, आपका फेरेटिन का लेवल, आपका जो हीमोग्लोबिन है ही नहीं, और अब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो फिर उसकी बेस पे खाली प्रीनेटल जो है वो वाइटामिन्स नहीं, उसके साथ साथ फिर हमें आयरन सप्लीमेंट्स, कभी कभी आयरन की ड्रिप, डिपेंडिंग कि आपका कितना कम है, आपका विटामिन डी क्या है, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं शुरू से एक हेल्दी बच्चे के लिए। अच्छा, ये तो हो गई प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान का ख्याल। और अगर कोई मसला है, अगेन वही वाली बात ना, व्यूअर्स डॉक्टर से रुजू करें। घर पे बैठ के ये चीज़ें करना ज़रा मायूब है। देखिए, आपने अगर बच्चा दाई से भी डिलीवर करवाना है और आप लोगों के उधर इलाके का सिस्टम ये और वो दाई क्वालिफाइड और ट्रेंड है, नो प्रॉब्लम, लेकिन डॉक्टर पहले चेक करेगा तो बताएगा ना। अगर बच्चा ऐसे इस पोजीशन में है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, अब दाई वहाँ पे लगी हुई है ना, उसने अल्ट्रासाउंड देखे ना, उसको कुछ पता है। सो प्लीज़ डॉक्टर से रुजू ज़रूरी है। अब बच्चा हो गया, अब डॉक्टर साहिबा जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके 1-1.5 दिन के बाद हर बंदे का उस खातून में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, टोटल फोकस बच्चे के फांसी ठीक है, बच्चे का ये, बच्चे के सारे मामलात, बच्चे का ये, औरत रह ही जाती है। नशोनुमा जो होती है आपकी औरत की, वो डाइट पे भी और न्यूट्रिशन पे और एक्सरसाइज, हेल्दी एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम मैटर्स अ लॉट। अब ये होगा जी, बच्चा पैदा हो गया तो कभी कभी कुछ औरतों को पोस्टमार्टम ब्लूज़ हो जाते हैं, वो रोना रोना उनका दिल करता है। वो बच्चे का ख्याल कर रही होती हैं, ये नहीं कि बच्चे का नहीं कर रही होती, लेकिन अपना भी ख्याल जो है बच्चे के साथ बड़ा खिचड़ी सी पक जाती है। सारे लोगों का, जैसे आपने कहा कि उनकी जो होता है फोकस बच्चे पे होता है, माँ इग्नोर्ड हो जाती है। अपने प्रॉपर पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे विद माहिर नफ्सियात भी प्रोग्राम किया, क्योंकि देखिए मैम एज अ डॉक्टर आप ऑफ कोर्स ट्रीट करती हैं जिस बच्ची को पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, लेकिन आप उसको उस गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ ज़रूर एक माहिर नफ्सियात के पास बाहर तो भेजती होंगी जी। अच्छा, अब पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा नॉलेज देने लगी हूँ आप लोगों के व्यूअर्स को, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कि माहिर नफ्सियात से पहले भी जो नई गाइडलाइंस आई हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, उसमें आपका होता क्यों, उसकी अंडरलाइंग रीज़न देखें कि आपका प्रोजेस्टेरॉन के लेवल नीचे जाते हैं। तो आप बजाय इसके कि पहले डिप्रेशन की मेडिसिन स्टार्ट करें, आप उनको प्रोजेस्टेरॉन दे दें साथ साथ। और इसके लिए फिर गोइंग बैक टू माय एक्सपर्टीज़ कि ये एक नई चीज़ है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन या ब्लूज़ को ट्रीट करते हैं हम हार्मोन से, बजाय इसके कि उनको डिप्रेशन की मेडिसिन दें। गायनेकोलॉजिस्ट पहले अब क्या करते हैं, बच्ची ने बच्चा पैदा कर दिया, अगर तो चले सिजेरियन हो तो फिर तो आपने जाना है स्टिचेस वगैरह बाकी चीज़ चेक कराने के लिए। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है बच्चियाँ, कुछ घंटे के बाद डॉक्टर साहब आपको पता है वो चली जाती हैं घर, डॉक्टर लिख के भी देता है कि भाई 3 दिन बाद आके चेक करा लेना, या 6 दिन बाद आके चेक करा लेना, या हर महीने 2-3। नहीं जाती ही नहीं है, और अपने आप को और बीमारियां कर लेती हैं, कोई इन्फेक्शन कोई चीज़ हो जाती है, पता नहीं होता, और फिर आपको पता है। और बाद में जो ब्लीडिंग होती रहती है उससे भी एनीमिया हो जाता है, उससे भी अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है, और फिर स्ट्रेस आ जाता है, और फिर घर का, और कुछ लोगों को तो अगले दिन ही कहते हैं चलो जी अब हो गया, 40 दिन ठीक हो गए हैं, अब जो है तुम उठ के काम चल हो। अच्छा, अब वो सारी रात बच्चा भी संभाल रही है,
कि मियाँ जो है वो काम वटेवर जो भी है तो मियाँ भी डिस्टर्ब ना हो, वो अपनी भी सारे दिन के काम नॉर्मल भी करिए। अब उसको कह रहे हैं चल तू जाके अब पूरे घर के लिए हांडी रोटी बना, टाकियाँ लगा, सफाइयाँ कर, तो वो बेचारी कहाँ को नॉर्मल होगी। फिर कहते हैं जब से इसका बच्चा हुआ ये हिलदी नहीं है, ज्यादती है। तो मैम आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? मैं हमेशा यही कह रही हूँ कि जी जो खातून है वो आपके घर की फाउंडेशन है ना, वो बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है। तो ये जितनी भी हमने आपके साथ बातें की हैं आज, वो बिल्कुल फेरी टेल नहीं है, वो रियल फैक्ट है, साइंस है कि औरत जो है उसकी बेसिक फाउंडेशन ही हार्मोन्स है। चाहे वो प्रेगनेंसी में है 20 से 30 साल, 30 से 40, 40 से 50, अगर आपके हार्मोन स्टेबल हैं, उसके साथ आपकी न्यूट्रिशन, जो ग़िज़ा आप अपने जिस्म में डालते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, जो आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, ये 5 पिलर्स होते हैं हेल्थ के। सप्लीमेंट्स, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें मिला के, और न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट, दैट मेक्स अ हेल्दी वुमेन। तो आपने किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, सारी चीज़ों का ख्याल रखना, और एक गुड सपोर्टिव हस्बैंड एंड फैमिली बहुत मैटर करती है। और इसी के साथ आपको हम जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा और मैं मिलेंगे तो एक टीज़र दे देती हूँ। जिस तरह पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक इशू बन जाती है, उसी तरह पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज में भी ख़वातीन बहुत से मामलात से गुजरती हैं, और वो भी डिप्रेशन की दवाइयाँ लेने से पहले अगर हार्मोन से ट्रीट किया जाए। हार्मोन की बात होती है तो सब ही करना शुरू कर देते हैं। व्यूअर्स, हार्मोन्स हमारे जिस्म का एक बड़ा अहम हिस्सा है, और अगर ऊपर नीचे हो जाए तो बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला बंदा, टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल वाले रेगुलर टेस्ट होते हैं सब नॉर्मल आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं ड्रामे करिए। ड्रामे नहीं होते ये। हम आगे जाके मजीद वुमेन्स हेल्थ पे डॉक्टर साहिबा और मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और यहाँ पे व्यूअर्स, ब्रेक में जाते जाते जल्दी से आपको ये भी बता दूं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जा रहा है। लियोनार्डो डा विंची जो एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे, उनकी सालगिरह 15 अप्रैल को होती थी, तो उनकी बर्थडे के पॉइंट ऑफ व्यू से इस दिन का आगाज़, इस दिन की डेट रखी गई। अब इस दिन को मनाने का मकसद, और अगर हम आर्ट फॉर्म्स की बात करें तो सिर्फ पेंटिंग वाला आर्ट नहीं, थिएटर हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गए, आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, वो सब चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। जल्दी से आप किचन में भी नज़र डालेंगे। आइए ज़रा जल्दी से किचन को भी देख लेते हैं। जी शेफ़ आमना इलियास, क्या सिचुएशन है इन द किचन? जी हमने जो मलाई टिक्की कबाब बनाए हैं वो बिल्कुल रेडी हो गया। हमने जैसे आपको बताया था कि जो क्रीम का सारा मिक्सचर था वो हमने पैन के ऊपर ही, जब हमें फ्लेम ऑन होगा इसके ऊपर हमने ऐड करके और उसको सर्व कर दिया। थैंक यू सो मच आमू, लव यू। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है तीन, मैं यही कह रही थी कि तीन लिटरली अपनी अपनी फील्ड के, अब आई मीन दिस विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, जिन ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और ख़ुद भी करते हैं ब्रिलियंट काम और फिर करवाते भी हैं, और इतने जो यंग लोग हैं वो इनसे इंस्पायर्ड भी होते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको फिर उस लेवल पे पहुंचाते हैं कि वो अपने आप को आर्टिस्ट बुला सकें। क्योंकि व्यूअर्स, हर बंदा कह तो देता है आई एम एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट आप तब है जब आपको लोग मानते हैं। कहने को तो हम कुछ भी हैं, कहने को तो मैं भी कहूँ कि मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूँ, तुसी कहोगे तो फिर मैं इंटेलिजेंट हूँ ना। खुद तो हर बंदा अपने घर में जो है वो बड़ी कोई चीज़ होता है। तीन बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड पर्सनालिटीज़ आज हमारे साथ हैं, और सबसे पहले तो इस दिन की मुबारकबाद इनको देनी बनती है क्योंकि ये इनका ही दिन है। आज वर्ल्ड आर्ट डे से रिलेटेड हम बात करेंगे, और इस बार की थीम है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। और इसका मतलब भी हमारे गैसीए में समझाएंगे। हमारे साथ हैं कुद्दूस मिर्ज़ा साहब, ऑफ कोर्स नाम सुन के ही आपको समझ आ गई, renowned artist, art critic, curator, then former head of fine arts department at the National College of Arts, currently serving as professor and head of department integrated studies at a private university. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। Then आपके साथ बैठी हैं another brilliant personality. She is the principal, College of Art and Design at the University of Punjab. खुद भी एक renowned visual artist and also an art historian. हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर समीना नसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। And then we have with us currently the Dean Faculty of Humanities at the National College of Arts, Lahore, visual artist, Dr. Farida Batul. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा।
अब देखे ना, आर्ट्स में भी डॉक्टरी हो सकती है व्यूअर्स। हर बंदा MBBS डॉक्टर नहीं होता। देखो मेरे जैसी एक बैठी हुई है ना लड़की, उसके नाम के साथ डॉक्टर लगे, एक दिन मेरे के साथ भी लगेगा। बट आई एम होपिंग कि कोई मुझे ऑनररी डिग्री दे देगा। तो कुछ करना ही नहीं चाहती ना, बैठे बैठे मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। देखिए कितने कितने लोगों को मिलता है। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले तो इस दिन की आप लोगों को मुबारकबाद, क्योंकि ये दिन आप लोगों को सेलिब्रेट करता है। क्रिएटर्स एंड फ्यूचर क्रिएटर्स, सो यू आर किंग्स एंड किंग मेकर्स माशाल्लाह तीनों ही। सो सर आपसे बात का आगाज़ करते हैं, आज का दिन। देखिए, ये तो यहाँ पे आके हमें पता चला कि आज वर्ल्ड आर्ट डे है। टू बी ऑनेस्ट, फॉर अस और स्पेशली फॉर मी, एवरी डे इज़ एन आर्ट डे। मदर्स डे वाली बात होगी। हाँ, क्योंकि देखें बात ये है कि हम अपनी ज़िंदगी से, चाहे हम ट्रेन आर्टिस्ट हैं या हम स्टूडेंट्स हैं या हम प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में लोग आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, कम्युनिटी क्रिएट कर रही है आर्ट। वो डिफरेंट फॉर्म में कर रही होती है। जो एक घड़ा बना रहा है वो भी आर्ट बना रहा है, जो एक टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वीव कर रहे हैं, वो भी आर्ट कर रहे हैं। आई थिंक जो आप बात करिए ना कि जो एक गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन है, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी, तो हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि किस तरह से जो एक दूरी है विजुअल आर्ट्स में और कम्युनिटी के अंदर, उसको किस तरह से ब्रिज किया जाए। क्योंकि आज हम व्यूअर्स इसलिए भी ज़रा ज़्यादा विजुअल आर्ट्स पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि व्यूअर्स थिएटर, होस्टिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, सच्ची बात है उसको फिर भी हमारी जो बरादरी है ऑफ आर्टिस्ट वो मानती है एज समथिंग, और आवाम भी उसको ओन करती है। अब विजुअल आर्ट का सबसे बड़ा इशू ये है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कुछ ऐसे आर्टिस्ट के जिनका बाहर, जैसे सलमान तूर हो गया, वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की एक पेंटिंग वहाँ पे बेच रहा है। वही पेंटिंग की आप एग्जीबिशन यहाँ पे लगाएं तो हमारी आवाम जाके कहिए इतनी महंगी क्यों है, चलो को 50,000 रुपये में दे दे, 25 में दे दे। होता है सर, बिल्कुल आप सबने एक्सपीरियंस किया। वो कहते हैं कि मुफ्त दे दें। जैसे सबसे हमें पहले होस्टिंग में कहते हैं कि आप आए ना, कॉर्पोरेट शो है तो वैसे ही आ जाए ना, अच्छा कॉज है। तो मेरी रोजी रोटी भी एक बड़ा अच्छा कॉज है। हम लोग एज आर्टिस्ट जो भी काम कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहिबा कमिंग टू, अब देखें ना दो डॉक्टर साहिबें बैठी हुई हैं, तो दूसरा आप भी कर लेना ताकि मुझे भी डॉक्टर ही समझे। लेकिन दिल का डॉक्टर। जी जी। अच्छा, सो डॉक्टर समीर, होम्योपैथिक डॉक्टर भी होते हैं। होम्योपैथी नहीं हो, वो होम्योपैथिक सिर्फ एक है, वो मेरा मियाँ अच्छा, वकील है। जी, घर बोल- पे वो होम्योपैथिक, बाहर एलोपैथिक है। हाँ जी, तो डॉक्टर साहिबा नाउ ओवर टू यू। आज का दिन स्पेशली विजुअल आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पता नहीं क्यों आप लोग मेहनत भी सबसे ज़्यादा करते हैं, चीज़ें भी क्रिएट करते हैं, प्रेजेंट भी करते हैं, और जब बेचने की बात आती है तो सिर्फ एक छोटा सा सर्कल है इस मुल्क में, इतना सा, जो आर्ट खरीदता है, वरना लोग प्रिंट बनवा के उसको फ्रेम करा के दीवार पे लगा देते हैं। बेसिकली विजुअल आर्ट्स का सेलिब्रेशन इसलिए भी बनती है कि बेसिकली जो आर्टिस्ट है, ट्रू आर्टिस्ट, वो शाय है, वो इतना पब्लिक के आगे आता नहीं है। एक तो वो सेंसिटिव बहुत है, हर चीज़ को फील करता है, और वो कम्युनिकेशन थ्रू कैनवस या अपने आर्ट मटेरियल के साथ वो खेलता ज़्यादा पसंद करता है। और अगर देखा जाए कि आप ये बात कर रही हैं कि उसकी सेल और ये सारी ये जो चीज़ें हैं, असल बात यह है कि आर्टिस्ट जब अपनी कोई आर्ट वर्क प्रोड्यूस करता है वो कभी भी नहीं सोचता कि ये सेल आउट हो जाएगा। अगर क्योंकि कमर्शियल होना और आर्टिस्ट होना ये दोनों एक सेपरेट चीज़ें लेकिन हैं। मेरी जान, अगर वो वाली आर्टिस्ट को मार्जिन मिल रहा है कि वो जो काम क्रिएट करते हैं वो आराम से उसको बेच भी सकते हैं, तो बिल्कुल, फिर साइड professional। जॉब्स नहीं लेनी पड़ेंगी ना। बिल्कुल। कितने आर्टिस्ट हैं जो 9 से 5 किसी दफ्तर में काम करते हैं और रात को आके इस काम को टाइम देते हैं, तो वो तो 2-2 जॉब्स कर रहे हैं मासूम। बिल्कुल कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। यानी कि ऑफिस मॉर्निंग में आपने ऑफिस किया, बाद में क्योंकि आपके अंदर का आर्टिस्ट तो कभी नहीं लेकिन बन सकता। फील्ड तो वही है ना जान, फील्ड तो वही कम है, से कम फील्ड तो वही है। बिल्कुल वही फील्ड है। और अच्छा आर्टिस्ट जो है वो अच्छी आर्ट वर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है, और जहाँ तक रहे कि पैसे देने वाले जो लोग हैं मौजूद हैं, लेकिन आर्ट की सेंस रखने वाले कम मौजूद हैं, क्योंकि वो हर कोई ये कहता है कि अब ये पेंटिंग तो कोई इसको रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, इसको कॉपी भी कर सकता है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आर्टिस्ट, जो ट्रू आर्टिस्ट है, वो मेरे ख्याल में वो कम्युनिकेट करता है अपने कैनवस के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर फरीदा,
क्योंकि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और वहाँ पे आपको पता है, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो ये बात कही जाती थी, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होता था ना NCA में मुझे याद है कि अक्सर ना अगर 8 बड़े बैठे हुए और सबसे पूछे बेटा आप किधर आप किधर, तो किसी बच्चे ने कहा NCA, तो बच्चे भी चुप होकर पाँव को देखना शुरू हो जाते थे कि अब यकीनन इसकी किसी ना किसी ने बेइज्जती करनी है। और 8 में से 7 लोग कहते थे बेटा करोगे क्या फिर, आर्किटेक्ट बन रहे हो, NCA में भी अगर आर्किटेक्ट बन रहे हो तो ठीक है, उसके अलावा डिजाइन डिपार्टमेंट कुछ नहीं किसी को गर्ज कहते, करोगे क्या बेटा, असल फिर काम क्या करोगे। तो अभी भी अब चलो 7 लोग 8 में से पहले कहते थे, अब 4 फिर भी कहते कि बेटे करोगे क्या। जी मैम। हमारी एम्प्लॉयबिलिटी जो रेट अगर आप देखें ना तो वो सबसे ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि जो हाथ से काम करने वाला शख्स है ना उसकी ये नहीं होता कि उसको सिर्फ उसको पेंटिंग उसने की है तो वो कुछ और मार्केट में अपने आप को अर्न नहीं कर सकते। तो आर्ट मार्केट की अपनी एक लिमिटेशन है, बायर्स की अपनी एक लिमिटेशन है। हमारे यहाँ पे गैलरीज और उस तरह का नेटवर्क नहीं है। अब बहुत है अच्छी भी है तो मैम 4 या 5 टोटल गैलरीज हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, पूरे पाकिस्तान में जिनको लोग अच्छी खासी गैलरीज हैं। नो नो नहीं, मैं अभी बात कंप्लीट करने लगी थी कि गैलरीज हैं लेकिन जिनको लोग ऑथेंटिक समझते हैं या समझते हैं कि यहाँ करेंगे तो वो 5-6 लोग हैं जिन्होंने अपना राज रखा हुआ। यस ऑफ कोर्स यू कैन पुट इट अप एट द आर्ट्स काउंसिल एंड हियर एंड देयर ऑल ऑफ दैट, बट वो जो होता है ना, जो आपको पता है थोड़ा सा आर्ट की फील्ड में माफिया भी बना हुआ है एक छोटा सा। लेकिन आर्ट्स काउंसिल जो है जिनका जो रोल है प्रमोट करने में वो इतना ज़्यादा अभी तक फॉल नहीं हुआ, मुझे तो नहीं नज़र आता। तो हमारे जो नेटवर्क्स है ना उसका भी मसला है, मार्केटिंग का भी। लेकिन जो नई जनरेशन है उसमें जो सबसे खूबसूरत बात है ना वो ये है कि उन्होंने अपने हाथों में चीज़ें बहुत ले ली हैं। इस वक्त जो सोशल मीडिया है, न्यू मीडिया है, प्लेटफॉर्म्स वो अपने खुद बना रहे हैं। बहुत सारे बायर्स ऑनलाइन डायरेक्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट वो भी उन्होंने करना शुरू किया है। सो कहने से मुराद है वो एक अलहदा साइड है कि जहाँ पे आप सिर्फ अपनी आर्ट को बेच के गुजारा करें। लेकिन उसके अलावा जो आपने बात की वो बिल्कुल सही है कि किसी ना किसी दफ्तर में डिज़ाइनर के तौर पे, इलस्ट्रेटर के तौर पे लोग काम कर रहे होते हैं और उनका वो बिकॉज जान आई लव व्हाट आई डू। मैंने जब फील्ड में भी आई थी, मैं एज एन एक्टर आई थी, मैंने क्यों स्विच किया टू होस्टिंग, बिकॉज देयर वाज स्टेबिलिटी एंड बिकॉज आपको अपने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जाके फ़कीरों की तरह अपने किए हुए काम की पैसे फ़कीरों की तरह लिटरली सदके और खैरात की तरह मांगने पड़ते थे। तो अगर हम मैं लोग कहती भी- थी आपसे सदका खैरात नहीं मांग रही हूँ, किए हुए मेहनत के पैसे मांग रही हूँ, पसीना सूखने से पहले आपको देने चाहिए थे। हम सब लोग जो एक Then I came to hosting. काम What करते हैं, could I do? पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं हम लोग, इसीलिए भी एक ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी होती है ना कि क्योंकि आप पैशन से सच्ची बात है जान, बिजली का बिल नहीं दे सकते। नहीं वो पढ़ने फिर देखिए उसका बात ये कि- होती है कि राइटर्स जो हैं, हम ये सोचते हैं ना कि राइटर का क्या काम है, आर्टिस्ट तो फिर भी मटेरियल के साथ काम कर रहे होते हैं विच कॉस्ट अ लॉट। लेकिन राइटर्स जो हैं वो तो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या पेन और पेंसिल से काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे राइटर हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ सालों के बाद कुछ उसमें से निकलते हैं जिनकी किताबें धड़ाधड़ बिकती हैं, जो अच्छे राइटर होते हैं, एंड दे जस्ट लिव ऑन देयर राइटिंग। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तो आई थिंक वो जो प्रॉब्लम होता है कि आप कर क्या रहे हैं, ये नहीं होता कि आपकी फील्ड क्या है। उस फील्ड के अंदर वट एवर यू आर डूइंग, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीज़ है। अगर आप विजुअल आर्ट्स में हैं या आप आर्किटेक्चर में हैं या डिज़ाइन में हैं, मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था NCA में, तो फाइन आर्ट तो जैसे आप बात करी है ना, फाइन आर्ट वाज डूम्ड, इसका कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब हम जब छोटे थे उस उम्र में तो कोई उसका कहता था, फिलहाल कहते थे बेटा लेकिन कहाँ पढ़ रहे हो, आई एम आज- सॉरी, जी। बेहतर होता कि बंदा कहता जी मैं जेल में हूँ। अगर आप कह दो NCA तो अच्छा, फिर रिश्तेदार कहना शुरू कर देते थे कि ऐसे बच्चे नाल नहीं उठना बैठना, ऐ ठीक नहीं हैगा। जी जी क्यों? आर्ट कॉलेज में पढ़ा। आर्ट हाँ कॉलेज में बिल्कुल स्टिग्मा इसके था। अलावा हम उसके- तो बड़े भले लोग हैं, हम जो करते सामने सामने ही होता है। लेकिन दूसरे दूसरे एक चीज़ और भी है कि जो NCA के लोग हैं, जो उनकी एक ख़ास किस्म की कल्चरल ग्रूमिंग हुई होती है, बिल्कुल वो उसको भी आप फिर बीट नहीं कर सकते। बिल्कुल, नो स्वीटहार्ट, ये मैं तब की बात कर रही हूँ। आज देखें आप तीनों के जो दायरे, इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट प्लेसेस टू गेट इनटू। बिल्कुल। कितने एप्लीकेंट्स आते हैं जी, और वो नहीं होते। और मैं यही कहती हूँ
कि अब शुक्र अदा करें कि अच्छे वक्तों में आपके बच्चों को मिल भी गया दाखिला और ग्रेजुएट भी हो गए। अब वो भी हैं जो 2-2 3-3 साल लगातार ट्राई करते हैं टू गेट इन, वेट करेंगे कि जी उधर से ही करना है, इधर से करना है, उधर से करना है। अच्छा, आई वांट टू नाउ समेटो दिस कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स व्हाट टू डू। डॉक्टर साहब मुझे ये गाइड करें कि जैसे ऑनलाइन ठीक है मैम प्लेटफॉर्म बना लिए, बट क्यों आज तक लोगों को ये नहीं समझ आते। लोग मेरे अक्सर जब मेरे घर आते हैं, आई कलेक्ट आर्ट एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट का माशाल्लाह काम अल्लाह का शुक्र। अक्सर लोग आकर कहते हैं अच्छा ये खुद बनाती हो? पढ़े लिखे लोग जी, उसके वेल्दी लोग कहते अच्छा ये तुम खुद बनाती हो। मैं शकील से एक सैगल की पेंटिंग कैसे बनाऊंगी, मैं सलमान तूर की सेल्फ पोर्ट्रेट किस ये तरह खुद वही वाली बनाऊंगी। बात है कि वो कॉपी वर्क इतना मार्केट में इन हो गया कि आर्टिस्ट डी वैल्यू इसीलिए कर दिया गया कि उसके जो है कॉपी करने वाले लोग इतने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिए अल्लाह गए। बख्श की कितनी think- ज्यादा Exactly. कॉपीज निकली, ओरिजिनल अल्लाह बख्श जिनके घरों में थे उन्होंने इसका- उतार के रख इतना एक काम और- अल्लाह बख्श ने जी। अपनी लाइफ में नहीं किया होगा जितना उन्होंने मरने के बाद किया। एक और उसकी वजह ये है जो कि दुनिया में हम नहीं, देखते वैसे उन्होंने हैं। बहुत काम किया था वो नहीं, बड़ी मैं कोठी में रहते थे comparatively ये जो बता रही लाहौर हूँ आर्ट कि गैलरी जितनी है वो मेरे copies नाना उनकी की शुरू है हो गई ना, हैं। मैम गजाला जी, साइकिल्स जी, डॉटर, तो वो जो है गैलरी जी, जी, वहाँ उधर वो बहुत ही- पहले उनका हाँ। घर होता था और उनकी पूरी पीछे स्टूडियो थी जो नाना ने उनको दी थी और वो वहाँ पे बैठ के बनाते थे। तो बनाते थे वो काफी, लेकिन अब ज्यादा प्रोडक्शन हो गई ना, वो कॉपी बहुत- वर्क इतना चुगताई ज्यादा की चला आप दिया देखें गया। कितनी जी, कॉपी, बहुत- साद बहुत। कैन की कितनी कॉपीज आ गई जी, हैं। जी, जी, यही नहीं पता चलता कि ओरिजिनल कौन है और नकली कौन है। ये इस लेवल पे मामला चला गया। आई वो थिंक तो ये लोगों बोलते हैं ना में कि जिसकी नकल आ रही है उसका मतलब है कि कम से कम वो इतना Market- तो उसने यानी काम किया है ना। लेकिन जान हम कहते थे नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, लेकिन इनके पास तो ओरिजिनल आर्टिस्ट से ज्यादा अक्ल है। मैं तो इस पे हैरान हूं। हाँ जी। देखिए बात ये होती है कि हम लोगों में बिल्कुल समझ आप इसलिए सही नहीं है, समझ इसलिए भी नहीं है। हम इसको एक बेसिक पॉइंट पे देखें, बाकी मुल्कों में भी हमारी ही तरह के लोग हैं, लेकिन उनके जो स्कूल की ट्रेनिंग है, आम कॉलेजेस की ट्रेनिंग है, उसमें आर्ट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। म्यूज़ियम में आप जाएंगे, गैलरीज में जाएंगे, लोग जो है लाइनें लगा के खड़े होते हैं टू एंटर इन टू म्यूज़ियम। हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर कोई ऐसी सब्जेक्ट ही नहीं है आर्ट का, उसको सीरियसली पढ़ाया ही नहीं जाता। बिल्कुल सही तो आपने ये रूट्स के जब हम ग्राउंड करेंगे तो इस ये नहीं होता। आर्ट एक लिमिटेड कम्युनिटी होती है आर्टिस्ट की, जो लेकिन आर्ट की जो नॉलेज है वो आपको बेहतर इंसान बनाती है। लेकिन सर वही वाली बात है ना, आर्ट कम्युनिटीज भी एग्जिस्ट तो करती ना। अब यहाँ पे जिस तरह लाहौर बिनाले सॉरी की प्रोनाउंसिंग थिंग्स रॉन्ग, बल्कि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपके प्रपोज सजेशंस कि किस तरीके से मैं विजुअल आर्टिस्ट की आप जी, बात जी, करें। जी। देखिए थिएटर एक्टर वगैरह हम शोर इतना मचाते हैं, हम आ ही जाते हैं नजर। आप लोग अभी भी एक इग्नोर्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं। आई एम सॉरी। जी जी जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो इस मोर को हम लोगों को दिखाएं कैसे, मैं ये बात करना चाहती हूँ। कुछ चेंजेस की भी बारादरी वगैरह में भी उन्होंने लगाई और इधर किया और उधर किया, हो रहा है। लेकिन व्हाट टू डू ताकि लोग एक्टिवली विजुअल आर्ट्स की तरफ रुझान करें और आर्ट को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखें। सोना खरीद के अलमारियां भरते रहते हैं, ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि आर्ट की कितनी वैल्यू। करोड़ों की पेंटिंग्स बिकती हैं जिनकी मतलब उस स्केल की हो। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब ब्रेकें लंबी हो जाती है ना व्यूअर्स, हमारी बातें रह जाती है और मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन खैर रोजी रोटी भी कमानी है, अभी उसकी ही बात हो रही थी कुछ देर पहले। तो आज वर्ल्ड आर्ट डे की बात हो रही है। गुफ्तगू को अब हमें कंक्लूड करने की तरफ लेके जाना है, जबकि बात अभी शुरू ही हुई थी। तो डॉक्टर फरीदा, आपसे बात को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। आपका मशवरा क्या है, व्हाट टू डू? देखिए, अगर हम बात करें ना विजुअल आर्ट को फ्लरिश करने के लिए, Yes, please. तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो माशरा है वो किस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है। क्या हम उनको कितना विजुअल आर्ट्स के साथ हमने उसको अपनी मुसव्वरी के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ, अपने कल्चर के साथ आशनाई उनकी क्या है। सो स्कूल के लेवल के ऊपर जब हम इनको नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे जो आर्किटेक्चर को हम देखें, हम अपनी बाकी चीज़ों को देखें, हमारे इवन आम लेवल के ऊपर आप देखें कि डॉक्टर्स वो बॉडी को नहीं देख सकते उस तरह से, वो रंगों के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो हमें एक पूरी सोसाइटी को देखने की ज़रूरत है जो कि विजुअली लिटरेट हो, जो कि विजुअल आर्ट्स को जानती हो और अपनी गिला आता है लोगों का कि भाई आर्ट सीखते क्यों है लोग,
नहीं देखिए डॉक्टर तो सीखना है, उसने ऑपरेशन ये वो करना, आर्ट सीखने की क्या जरूरत है, इस पे बड़ा मसला बनता है कि इनबॉर्न तो होता है, इस पे जरूर प्लीज बात कीजिएगा आप लोग साथ हाँ, में। तो उसमें देखिए ना, जैसे डॉक्टर की बात कर रहे हैं कि उसको भी बहुत सारे रंगों को देखना पड़ता है, खून के रंग, जिस्म के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के रंग, रेड कलर की इतनी वेरिएशंस हैं, तो उसकी जो एक ट्रेनिंग अगर हुई हो आर्ट में तो उसकी एक और तरह की ज़िंदगी होती है। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि विजुअल आर्ट्स की फ्लरिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक होलिस्टिक तरीके से उसको देखें, एजुकेशन को, जिसमें हर इंसान जो है वो अगर साइंस भी पढ़ रहा है तो उसको आर्ट्स का भी पता होना चाहिए, उसको अपने कल्चर का भी पता हो। अगर आपने चाहते हैं कि वो जुड़े अपनी ज़मीन के साथ, अपनी रवायात के साथ और अपने मतलब आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि अगर उसने वो लैंग्वेज ही नहीं सीखी होगी तो उसको अप्रिशिएट वो कैसे करेंगे। ज्वेलरी की तो आप बात करें, गोल्ड की बात कर रहे हैं कि भाई लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोना लोग खरीद लेते हैं, आर्ट नहीं लेते, लेकिन कितने मजे। और आर्ट एक ऐसी चीज़ है तो जनरेशन टू जनरेशन, मेरे घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें लगी हुई हैं जो मेरे नाना का आर्ट वर्क था, जो मामा के हिस्से में आया, तो उसमें से उन्होंने मुझे भी एक चीज़ दी। तो हमारी फैमिली में तो जनरेशन टू जनरेशन आर्ट पास डाउन होता है, जिस तरह जेवर और ये और वो। मेरा पॉइंट ये है कि देखें, कोई ये नहीं कह रहा कि आप 8 करोड़ की जाके पेंटिंग खरीदें, लेकिन अफोर्डेबल आर्ट वर्क आप ले सकते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आप जो फ्रेम्स भी लगाते हैं दीवारों को, उसको फ्रेम करने के लिए भी तो कुछ पैसा खर्च करते हैं ना। तो फाइंड अफोर्डेबल आर्टिस्ट एंड अंडरस्टैंड कि वो तो आपको कॉन्स्टेंटली नजर आता है। ज्वेलरी तो आप अलमारियों में बंद करके रख देते हैं, मतलब आजकल तो अलमारियों में क्या, बैंकों में लोगों ने रखी हुई है, महीनों से किसी ने शक्ल भी नहीं देखी उसे, सालों से किसी ने सालों से नहीं देखी। जी मैम। एग्जैक्टली जी। आर्ट के प्रमोशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवेयरनेस। जब तक आप स्कूल कॉलेज लेवल पे इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे ना, तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। वो क्या होता है कि हमारे स्कूल्स में इतना बात अभी यही हो रही थी कि एजुकेशन पे अम्मी अब्बा डॉक्टर, इंजीनियर और ये तो बनाने की पहले कोशिश होती है, लेकिन आर्टिस्ट बनने के लिए हर कोई मना कर रहा होता है कि नहीं बच्चा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आर्टिस्ट बन गया तो ये क्या करेगा। और पॉइंट ये भी है कि आर्टिस्ट जो हैं वो बनाए नहीं जाते, वो बाय बर्थ, वो इनबॉर्न अल्लाह की तरफ से एक नवाजा होता है चीज़ को, अल्लाह ताला ने उनको ये गिफ्ट नवाजा होता है कि वो होते हैं। यानी कि आप आर्टिस्ट बना नहीं सकते उसको तराश के, आप पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। हीरा तराश के ही डायमंड बनता है, लेकिन नीचे से हीरा तो हो ना। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। आप पत्थर को तराशते रहें, वो जितना मर्जी उसको आप उसकी फॉर्म्स चेंज कर दें, उसको शेप दे दें, लेकिन वो पत्थर ही रहेगा। इसीलिए मेडिकल यूनिवर्सिटी में फिर भी, जबकि बहुत मुश्किल है दाखिला होना, जी, जी, आर्ट की यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। जब तक हम ड्राइंग टेस्ट नहीं लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लेंगे, हमें उस हीरे का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो आर्टिस्ट हैं वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लेकिन अब कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में, अब ये इस वक्त जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर आर्ट की डोमेन में आपने कहीं कदम रखना है, कोई फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है, अब ये विजुअल आर्टिस्ट तो गॉड गिफ्टेड है, ये तो आप बना नहीं सकते। लेकिन आप जैसे अब मीडिया का है दौर, इन हो गया है, AI आ गया है, हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट डिज़ाइनर्स, ये आप इनको बता के, जैसे AI में बहुत सारे स्केचेस बन रहे हैं, ये आप सीख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। बट आर्टिस्ट जो पेंटर है वो गॉड गिफ्टेड है। डन। अब फाइनली सर आपके पास आऊंगी और ये गूगली आपको थ्रो करके जाऊंगी कि अब लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि अब तो आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं है। नहीं, क्यों हर चीज AI बना देती जी जी। मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए, हाँ। AI जो है वो कोई मिस्टेक नहीं करेगा, लेकिन आर्टिस्ट के पास यही कमांड है कि द पर्सन कैन मेक अ मिस्टेक। ब्रेक में मैं आपको कह रही थी ना, हमारे एक आर्टिस्ट है, उनकी देखिए ना, टेक्निकल फॉल्ट आती है हर मकसद बार। देखें वो जिससे वजह उसकी ये है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं ना, ह्यूमन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। मशीन आपके घर में जितनी भी हो, मशीन आपके घर में जितनी हो, मैं कहती हूँ जो आप वैन गो की भी पेंटिंग का प्रिंट लगा लें घर में, उसकी वो फील नहीं आएगी जब आप जाके उसको मौके पे देखेंगे। हाँ, आप इमेज उसका देख लें कंप्यूटर पे, लेकिन जो एक आपके हाथ के जो लम्स है वो आपको कनेक्ट करता है दूसरे इंसान की आंख के लम्स से। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ है, आई थिंक हमारे जो विजुअल आर्टिस्ट हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि चाहे वो मैं ये नहीं डिफ्रेंशिएट करता
के किस लेवल के हैं, ये काम किसी का बिकता है या नहीं बिकता, ये जो ऐसी चीज़ें हैं ये डिमार्केशन जो है ये टाइम चेंज कर देता है उसको। कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं अपने टाइम पे बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव काम बिकता है, 20 साल के बाद 50 साल के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये डिमार्केशन मेरे ख़्याल में ये है कि हर कोई इंसान जो ऑनेस्टली काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक कर रहा है मेरे ख़्याल में, इसलिए क्योंकि वो अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं, अपने माशरे से मुखातिब हैं। कुछ लोग हैं कि जो बहुत बड़े अंदाज में मुखातिब हैं, जैसे शायरी है, कुछ ऐसे हैं जो कि एपिक शायरी करते हैं, कुछ हैं जो छोटी शायरी करते हैं, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। और ये जो है वो रिलेट जब करते हैं माशरे के साथ तो प्रोबेबली माशरा भी रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल सही सर। और यहाँ पे मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि माशरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा लेना चाहिए। छोटी सी बात आपको बताऊँगी व्यूअर्स, और इसी बात पे आज के शो को कंक्लूड करूँगी कि आप सोचें इसके बारे में। ऐसा क्यों होता है कि जब तक कोई पाकिस्तानी एक्टर या आर्टिस्ट पाकिस्तान से बाहर नहीं परफॉर्म करता तब तक हम उसको कुछ मानते नहीं हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो हमारे ब्रिलियंट विजुअल आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्ट से रिलेटेड हो, मिनिचर्स, व्हाटएवर आप एरिया के अंदर जाना चाहें, ब्रिलियंट लोग हैं, जब तक बाहर की सनद नहीं लगती, अच्छा बाहर की सनद लगती है तो सारे ढूंढ रहे होते हैं कि यार क्यों नहीं उसका उस टाइम पे ख़रीदा। माई पॉइंट इज़ कि ये जो आर्ट कॉलेजेस होते हैं इनकी फिर बच्चों की थीसिस वर्क की एग्जिबिशंस होती है, वहाँ पे क्या क्या ब्रिलियंट। अली काज़मी की मैंने 2 पेंटिंग्स उठाई उसके थीसिस वर्क की। रिसेंटली ही वॉज डूइंग समथिंग, तो ही रिक्वेस्टेड कि मुझे वो RM नईम को कहा, तो मुझे नईम भाई ने कॉल की कि जुगन मुझे वो ज़रा वो दे दो कि मैंने उनकी कुछ, हम उसको कुछ बना रहे हैं अली काज़मी के लिए। तो बात ये कि व्यूअर्स क्या पता कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। सो द पॉइंट इज इन्वेस्ट इन आर्ट। आर्ट में इन्वेस्टमेंट वो वाहिद इन्वेस्टमेंट है जो एक्चुअली अपनी रूह के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।